नमस्कार बच्चों, मैं संतोष जीएस क्लासेस से ऐश्वर्य सर। आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में हम लोग कंप्लीट सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। न्यायपालिका जुडिशरी के अंदर क्या आता है? न्यायपालिका के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हो, शार्ट में हम लोग एससी लिख देंगे। क्लियर? इस तरीके से इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन फंसे ही फंसे, साथ में मेंस में भी क्वेश्चन आने चाहिए। मेंस में इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मेंस में आंसर भी लिख सकें। क्लियर? क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जो ऐसे बन रहे हैं, यूपीपीसीएस हो या यूपीपीएससी हो, इनमें क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं जो फैक्चुअल डायरेक्ट नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ घुमाव होता है, टेक्निकलिटी होती है, तो उस चीज़ को भी आपको पकड़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हर एक पहलू की चर्चा यहाँ पर की जाएगी, हिस्ट्री से लगा के वर्तमान तक चर्चा चलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार जो है सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया? गठन किया गया। क्लियर? तो सबसे पहले ये तो गठन हुआ, ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी थोड़ा सा क्या देख लें, इसका हिस्ट्री में देख लें क्या है मामला। तो सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे हम, शॉर्टकट में, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है? आप लोग उस चीज़ को समझिएगा। इस तरीके से लिखेंगे आप समझ सकते हैं और कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जो देखिए हम लोग इतिहास के बारे में, इसके बारे में इतिहास कुछ साफ करने वाला नहीं रखा है यहाँ पे, जब भी भर जाएगा फिर जो है। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा भारतीय जो है सर्वोच्च न्यायालय जो पढ़ेंगे उसमें इतिहास के बारे में इसके देखें। इतिहास का क्या पहलू रहा है देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। 1773 में कौन आता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में। 1773 में जो क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कहा जाता है भारतीय संविधान की जो नींव पड़ी वो इसी एक्ट से मानी जाती है। किस एक्ट से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है वो जो शुरू हो रही है रेगुलेटिंग एक्ट से ही मानी जाती है। ये हमने पूरा सारे जो है पूरे एक्ट या कह लीजिए सभी एक्टों के बारे में विस्तृत चर्चा एक टॉपिक पढ़ाया था, भारतीय संविधान का विकास या संवैधानिक विकास, उसके अंतर्गत कर दी है। तो यहाँ पे उसकी चर्चा इतना नहीं करनी है। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया? किसकी स्थापना हुई? 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? उच्चतम न्यायालय। क्लियर? इस उच्चतम न्यायालय में क्या था? जो ये उच्चतम न्यायालय गठित किया गया, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश समेत एक मुख्य न्यायाधीश समेत जो है कुल 4 न्यायाधीश थे। कुल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे। ऐसे सेंटेंस बना के पूछ सकता है। भारत में स्थापित सर्वप्रथम स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल 4 न्यायाधीशों की संख्या थी। ऑप्शन में वहां पे ऐसे लिख देगा लाइन में 5 न्यायाधीशों की संख्या थी। तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखना है। 5 ना होके कितनी थी? 4। मतलब एक ये हो गए और फिर जो है 3 क्या हो गए? अदर। मतलब 1 + 3। जो मुख्य थे, मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा इम्पे थे। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश के रूप में। जो 2016 का समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था आरओ का, वो कैंसिल हो गया था। जब 2020 में पेपर हुआ नए पैटर्न पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग पर, तो उसमें यही एक लाइन आई थी वहां पे, जो सर्वप्रथम स्थापित उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे की जगह किसी और का नाम लिख दिया था। वो सेंटेंस क्या कर देना था? इनकरेक्ट कर देना था। वो मतलब सेंटेंस क्या था? गलत था। क्लियर? बल्कि क्या होना था नाम? एलिजा इम्पे। मतलब क्वेश्चन इसके सर्वोच्च न्यायालय के हिस्ट्री पे भी पूछे जा सकते हैं। क्लियर? फिर आ रहे हैं हम लोग 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। 3 कौन थे? हाइड, लेमेस्टर, चैम्बर्स। हमने पूरे नाम नहीं लिखे, ठीक है? हाइड हो गए, लेमेस्टर हो गए, चैम्बर्स हो गए। क्लियर? तो अब हम लोग इन चीज़ों को भी दिमाग में रखें, ये भी रखें। क्लियर? ये मैंने पूरे नाम नहीं लिखे, बस समझने के लिए लिखा है, याद कैसे भी आप रहे। अब हम लोग देख रहे हैं ये जो उच्चतम न्यायालय था केवल किसके लिए था? कलकत्ता के लिए।
अब हम लोग देख रहे हैं संघीय व्यवस्था के रूप में, संघीय व्यवस्था के लिए जो कानून को लागू किया जाएगा, तो इसके लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कौन से न्यायालय की? संघीय न्यायालय की स्थापना। जो संघीय न्यायालय की जब स्थापना हुई तो क्वेश्चन आ जाता है ये किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? इसे किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया। ठीक है, संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इसका क्षेत्र इससे व्यापक किया गया। फिर हम लोग देखते हैं इसके उत्तराधिकारी के रूप में, या कह लीजिए इससे ज्यादा व्यापक क्षेत्र के रूप में किसको स्थापित किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 में हो। ये क्वेश्चन आ चुका है किस जो है, हाँ जो है क्वेश्चन आया हुआ होगा, किस में आया था? ईसवी पेट में आया था। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके थे। ये जो है 29 के फर्स्ट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28। उसका उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये तो मैंने एक बेसिक बात बताई। अब हम लोग देखें क्या है मामला। ये तो हिस्ट्री की थोड़ी सी बात चर्चा की हमने, क्योंकि अभी मैंने उच्च न्यायालय की बात कहीं नहीं की, मतलब हाई कोर्ट की बात नहीं की है, वरना 1862 में 3 उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई। वो हम लोग उच्च न्यायालय में पढ़ेंगे, और हाथ पाँच आता है, जो जरूरत होगी वो चीज का जिक्र कर लिया जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए क्या हो रहा है भारतीय संविधान में। जो देखें भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की बात की गई है। एकीकृत न्याय प्रणाली की बात की गई। किसकी बात की गई? भारतीय संविधान में कैसी व्यवस्था की गई? एकीकृत न्याय प्रणाली, जो अपने वहां इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम चलेगा। क्लियर। जो हम लोग अमेरिका के संविधान, मतलब अमेरिका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो तुलना करें संविधान से, उनके संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था थी वो एकीकृत नहीं थी। अपने वहां क्या थी? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। तो जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये पूछा था भारत में एकल न्यायिक व्यवस्था या एकल न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो बच्चे जल्दी जानते नहीं, वो जल्दी में क्या यूएसए लगा देते हैं, क्योंकि अधिकतर जो चीजें हैं न्यायिक व्यवस्था की यूएसए संविधान से ली गई हैं। जैसे न्यायिक पुनर्वलोकन हो गया, PIL हो गया, आप देखोगे बहुत सारे और भी प्रावधान हैं जो मूल अधिकार भी रिलेटेड हो जाते हैं कहीं ना कहीं न्यायपालिका से। उनका रक्षक तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय होता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये सब कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो बच्चों का दिमाग कहाँ चला जाता है? अमेरिका में। लेकिन ये कहाँ से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये किसके अंतर्गत लिया गया है? ये किसके अंतर्गत व्यवस्था की गई? भारत सरकार अधिनियम 1900। यहां से जो है ये लिया गया कि भारतीय संविधान में कैसी व्यवस्था होगी? एकीकृत न्याय प्रणाली रहेगी या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था रहेगी। अब बात आ रही है अमेरिका में क्या है। अच्छा, एकीकृत से आप समझते क्या हो? एकीकृत से क्या समझते हो? चाहे संघ के कानून हो, चाहे किसके हो, एवं राज्य के कानून हो। क्लियर। दोनों कानूनों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? लागू मतलब ये समीक्षा करने की शक्ति या उन पर नियंत्रण रखने की शक्ति। मतलब संघ और राज्य के अंतर्गत क्या दोनों स्तरों पर क्या होता है? कार्यपालिका होती है। क्या होता है? क्या होती है इनमें? कार्यपालिका यहां भी होगी और क्या होगी? विधायिका। ठीक है, कार्यपालिका हो गई और क्या हो गई? विधायिका। कार्यपालिका और विधायिका, इनसे द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं, उन पर पूर्ण नियंत्रण कौन रख सकता है? सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे हैं हमारी बात को? एकीकृत का मतलब क्या है? चाहे संघ हो चाहे न्याय राज्य हो, इनमें भी जो कार्यपालिका और विधायिका है, उनके द्वारा कानून बनाया गया, लागू किया गया, उस पर पूर्ण नियंत्रण, उसकी समीक्षा, उस पर बहुत सारे जो अधिकार हैं वो किसको प्राप्त हैं? सुप्रीम कोर्ट को। उसी हिसाब से कहाँ पे प्राप्त हैं? राज्य में। तभी हम लोग कह रहे हैं ये किसके अंतर्गत?
एकीकृत। अब राज्य के जब आप देखोगे जाके सुप्रीम कोर्ट को देखोगे और फिर बिल्कुल नीचे अधीनस्थ न्यायालय में भी देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायिक समीक्षा है या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय है उसको कोई भी न्यायालय चुनौती नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब सबसे सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था में क्या रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट। अब एक और डायग्राम समझ सकते हैं, एकीकृत का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट हो गया सबसे ऊपर, इसके अधीन में कौन हो गया? हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के अधीन में क्या हो गए? अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय क्या हो गए? अधीनस्थ न्यायालय। अब अधीनस्थ न्यायालय में खासकर क्या आता है? जैसे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय। क्या आएगा? जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय आएगा। क्या जाएगा? जिला एवं सत्र न्यायालय आएगा। क्लियर? तो अब इसमें भी टूटेगा, इसमें भी एक तरफ क्या जाएगा? दीवानी, एक तरफ फौजदारी। दीवानी में अधीनस्थ न्यायाधीश होंगे और इधर जो है फौजदारी में मुख्य दंडाधिकारी न्यायाधीश हो जाते हैं। वो मतलब आगे आपको पढ़ाएंगे, ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा एक अलग टॉपिक ही है। तो कहने का मतलब ये दीवानी और फौजदारी में बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आपका चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके अधीन में कौन है? हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के अधीन में कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। और देखा जाए सबसे सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। क्लियर? चलिए बच्चे, अब आइए हम लोग पूरा इसको भी समझेंगे, एक अलग लेक्चर लाएंगे, उसमें जो है पूरा कंप्लीट कैसे जो है एक यूपीपीएससी से जज क्वालिफाई, मतलब जो है क्वालिफाई व्यक्ति कैसे डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंचता है, कैसे क्या पहुंचता है। ये नहीं यूपीपीएससी जे क्वालिफाई कर लिया सीधे तुम क्या बन गए जाके जज बन रहे हो, कुछ नहीं, जज नहीं, बहुत आप छोटी इकाई पे हो, स्टार्टिंग हो रही है बस। कहाँ क्या हो रही है? मतलब वो रास्ता खुल रहा है जज पहुंचने का, केवल ये है। क्लियर? तो उसको पूरी प्रक्रिया को अलग लेक्चर में समझेंगे। अब आ रहे हैं हम लोग, अब हमने कहा था यहाँ पर एकीकृत। एकीकृत को आप डायग्राम से भी समझा सकते हो और बाकी मैंने एकीकृत का मतलब समझाया। चाहे आपका कार्यपालिका हो या विधायिका हो, या कार्यपालिका विधायिका राज्य की हो या संघ स्तर की हो, इस पर पूरा नियंत्रण कानून पर किसका रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है मामला। जैसे ये तो आपका क्या हो गया? एकीकृत। अमेरिका में क्या अच्छा है? अमेरिका में देखिए यही बात अलग हो जाती। अमेरिका में संघ के जो कानून है उसके लिए संघ न्याय क्षेत्र आधारित न्यायालय बना है। कौन? जो संघ न्याय क्षेत्र का अलग न्यायालय है। और राज्य न्याय क्षेत्र का क्या है? राज्य न्याय क्षेत्र के लिए क्या बना है? अलग न्यायालय है। वहां पे संघ के लिए अलग न्यायालय है और राज्य के लिए अलग न्यायालय। तो अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था जो हम लोग देखें, न्यायिक व्यवस्था, अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था कैसी है? द्वैध है। द्वैध या डुअल है? क्या है? द्वैध, मतलब डबल है। अमेरिका की न्यायिक व्यवस्था अपने भारत की न्यायिक व्यवस्था के अनुसार क्या है? दोहरी है। यहाँ पर क्या है? सिंगल, मतलब इंटीग्रेटेड है। चलिए, मतलब जो न्यायिक व्यवस्था द्वैध है। तुलना आ जाए तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या मामला है। भारतीय संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। कहाँ से लिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। उद्घाटन इसका कब हुआ? 28 जनवरी 1950। किस न्यायालय या किस न्यायपालिका के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना हुई? संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय की बात की थी मैंने। भारत सरकार अधिनियम 1935। अच्छा, वो स्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में। संघीय न्यायालय कब बना था? देखो, अधिनियम दूसरी चीज है, अधिनियम के अंतर्गत कौन था? 35। बना कब था? 37 में। चलिए, जैसे एक्ट जब पहला उच्चतम न्यायालय बना किस एक्ट में? 73 में। और स्टेब्लिश कब हुआ? 74 में। अब आइए न्यायपालिका के बारे में और चीजें देख रहे हैं। क्या क्या मामला है जो भारतीय संविधान में देखें, भाग 5 में। किस भाग में? भाग 5 के अंतर्गत, भाग 5 के अंतर्गत किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 147 से 14, आर्टिकल 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का क्या किया गया? सर्वोच्च न्यायालय तक, सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, प्रक्रिया, ठीक है, शक्तियों या शक्तियों का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। मतलब कहां से कहां तक आपको गठन मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेंगी, शक्तियां मिलेंगी, जो प्रक्रियाएं सर्वोच्च न्यायालय की हैं वो सब मिलेंगी। कहां से कहां तक? ठीक है, प्रक्रियाओं का क्या किया गया है? शक्तियों
का उल्लेख किया गया। उल्लेख है, ठीक है, क्या है, कहां तक है उल्लेख है, ठीक, इधर नहीं दिख रहा होगा, इसकी द्वैध है, यहाँ पे मैंने बोला। अब आ जाइए डुअल। हाँ, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये सब बातें बेसिक हैं, या मेंस में भी लिखोगे जानकारी होनी चाहिए, कोई ये सब आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, कहाँ से क्या क्या है क्या नहीं है, स्टार्टिंग कुछ बतानी पड़ेगी आपको अच्छे से। हाँ, अब आइए जो हम लोग देखें, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल में हो रहा है, आर्टिकल 1 to 4। कौन से आर्टिकल में हो रहा है, आर्टिकल 1 to 4। न्यायालय का गठन संबंधित क्या है, कितने वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं, वर्तमान में 33 + 1, एक CGI है और अदर जजेस हैं। अदर क्या हैं, ये जजेस हैं। जो CGI हैं ये किस नंबर के चल रहे हैं बच्चे, कौन है, DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़, ठीक है, या हिंदी में DY चंद्रचूड़, तो दिमाग में ये भी रख सकते हो, क्लियर। हाँ, अब जो बात आ रही है 33, ये पहले 30 थे, कितने थे, 30, कितने थे, 30, तो ये आता है न्यायाधीश अधिनियम, न्यायाधीश ब्रैकेट में न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 2019, जो आता है न्यायाधीश और न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019, समझ रहे, या सीधे सीधे न्यायाधीश अधिनियम 2019 समझ लेगा, न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2019। तो न्यायाधीश संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार क्या किया गया, 30 न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, वो मुख्य न्यायाधीश को नहीं छोड़ा गया, वो तो अपनी जगह पे है। क्वेश्चन आ जाए कि 30 से 34 की गई, ये गलत है, कितनी की गई, 30 से 33, हर एक चीज पे दिमाग रखना है, ठीक है, ये नहीं है 30 से आप क्या बता रहे हो 34 कर दी गई, वो तो एक तो उसमें नहीं, उस समय भी इंक्लूड नहीं था, 31 थे उस हिसाब से देखोगे, तो न्यायाधीश 30 थे और कितनी कर दी गई, 33, और एक तो जज क्या रहेगा, CGI क्या रहेगा, वो तो अलग ही रहेगा, मगर काउंट हो रहे हैं। जो पूछा जाए वर्तमान में कितने मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है, कितनी है, और जो न्यायाधीश बढ़ाए गए थे उसमें तो क्वेश्चन आया 3 न्यायाधीश बढ़ाए गए, कितने बढ़ाए गए, 3, 4 नहीं लगाना है, बढ़ाया गए। अब आ जाइए हम लोग आगे चल रहे हैं, क्या मामला है, ये तो मैंने क्या कहा, गठन की बात की, कौन से आर्टिकल में आया, 124, ठीक है। फिर आइए 124 में ही आप पार्ट में देखेंगे जाके, तो मैं क्या मिलेगा, नियुक्ति, इनकी क्या है, नियुक्ति, इनकी नियुक्ति पे हम लोग चर्चा करते हैं। किसकी नियुक्ति की बात कर रहे हैं, नियुक्ति की चर्चा। देखिए जो टॉपिक आप पढ़ो पूरी, मतलब उसके अंदर डेप्थ तक जानकारी हो, नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लियर, वरना जो नहीं जानकारी रखोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ चलिए देखते हैं क्या मामला है नियुक्ति में, इंपॉर्टेंट नियुक्ति। देखो एग्जामिनर ने तो डिसाइड कर लिया है कैसा पेपर, जो मतलब एग्जामिनर है जो उसमें प्रोफेसर पेपर बनाते हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है हमें कैसा पेपर बनाना है। अब स्टूडेंट डिसाइड करें हमें कैसा पढ़ना है। अब लड़ाई दोनों के बीच की है। वो पेपर बनाने के लिए ऐसा लाना चाहते हैं कि हर एक बच्चा न कर पाए, फिल्टर हो। 1% जो प्रीलिम से मेंस तक जो देखा जाए रेशियो लगभग कितना रहता है, 1%, जो बहुत है। गुना लिया गया तो वैकेंसी फॉर्म भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, घुमा फिरा के 1 से 1.5% लिया जा रहा है प्रीलिम्स में। तो बाकी जो है 98% बचे। तो जो 98% मेहनत कर रहे हैं वो तुमको नहीं करनी है, 1.5-2% वाली मेहनत आपको करनी है। कॉमन सी बात है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा, हट के पढ़ना पड़ेगा। जो सब पढ़ रहे हैं उससे भी थोड़ा सा हट के। क्लियर। नियुक्ति में, नियुक्ति क्या मामला है, एक बेसिक है। नियुक्ति तो सिंपल है, तो ऐसे कहा जाए नियुक्ति सिंपल है तो बात फर्स्ट लाइन तो सिंपल है, लेकिन जब इसके डेप्थ में पहुंचेंगे सारे जजमेंट केस देखने पड़ेंगे।
तो नियुक्ति में बच्चे क्या हो सकता है बताइए, इंपॉर्टेंट क्या बात नियुक्ति में की जा सकती है? सीजीआई की नियुक्ति तो सिंपल है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होगा। कौन होगा? जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज के रूप में जो है, या जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के रूप में की जाती है। किसके रूप में? सीजीआई के रूप में की जाती है। क्लियर? तो सीजीआई की जो नियुक्ति है वो क्या शर्त होनी चाहिए? सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का होगा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके सीजीआई के रूप में की जाएगी। तो सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा, मान लीजिए 2 दिन बच रहे हैं उसके कार्यकाल के, क्योंकि एक और 65 ईयर में क्या होगा, रिटायर हो जाएगा। तो हमारे 65 ईयर्स से पहले 2 दिन बच रहे हैं, तो 2 दिन में सबसे सीनियर है और उधर पद खाली हो रहा है, तो कौन नियुक्त होगा? सीजीआई नियुक्त होगा। क्यों? क्योंकि वो सीनियर जज ऑफ क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। क्लियर? राष्ट्रपति उसको क्या दिलाएगा? पद की शपथ दिलाएगा। वो अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग चलो कुछ चीजों में गड़बड़ हो जाएगा। फिर आइए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो बच्चे होगी सीजीआई के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। तो दिक्कत कहां पे आ गई है? परामर्श शब्द। ठीक है, इसी परामर्श के लिए हमको 3 जजेस एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, या एक्ट ना कहके केस कहें, 3 जजेस केस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये परामर्श की व्याख्या की गई। परामर्श आखिर क्या है, ये एडवाइस क्या है? एक बीच में वर्ड लगा दिया गया सीजीआई के। यदि सीजीआई का परामर्श इनके लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति के लिए, तो ये सारी पावर शिफ्ट हो गई न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाली किसके पास? सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास पावर शिफ्ट हो गई? न्यायपालिका मतलब एक हिसाब से स्वतंत्र ही रह गई। क्या है? एक और चीज है, भारतीय न्यायपालिका क्या है? कार्यपालिका से मुक्त है, और क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र। ये भी मूल ढांचा है ये न्यायपालिका का, की जो है क्या है? भारतीय न्यायिक व्यवस्था कार्यपालिका से अलग है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो आइए सीजीआई के परामर्श पे, ये परामर्श जब तक बाध्यकारी रहेगी राष्ट्रपति के लिए, तब तक जो है न्यायपालिका क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। मतलब पावर किसके पास है? जुडिशरी की मेन सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। लेकिन जहां ये परामर्श बाध्यकारी इसके लिए नहीं है राष्ट्रपति के लिए, तहां पर पावर किसके पास आ गई? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का मतलब सरकार, क्योंकि सब कुछ सरकार की सलाह पर करते हैं, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी। तो अब आ जाइए, हम लोग देख रहे हैं पहला जजमेंट केस हुआ, फर्स्ट जजेस केस। क्लियर? पहला जजेस केस कब हो रहा है? 1982 में। इसमें परामर्श को क्या बताया गया? परामर्श जो था, इसमें परामर्श को क्या बताया गया? सहमति नहीं है। ये क्या है? सहमति नहीं है। क्या नहीं है? सहमति नहीं है। यदि आप किसी से परामर्श ले रहे हैं, तो ये नहीं है कि हमारी परामर्श से वो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई परामर्श लेता है, तो मेरी परामर्श उस व्यक्ति के लिए सहमति नहीं है। वो हमारी परामर्श को ठुकरा भी सकता है, अपने हिसाब से भी कार्य कर सकता है। तो हमारी पावर तो यहाँ पर क्या हो गई? कम हो गई। उसकी पावर क्या हो गई? बढ़ गई। मत सहमति को जो व्याख्या किया गया, कहा गया विचारों का केवल क्या है? विचारों का आदान प्रदान है। आदान प्रदान है। तब तो न्यायपालिका को ठेस लगी, क्योंकि न्यायपालिका के पास पावर अब नहीं रह गई। किसके पास शिफ्ट हो गई? एक हिसाब से राष्ट्रपति के पास। फिर कौन सा जजेस केस आता है? सेकंड जजेस केस। क्या आया? इसमें क्या हो रहा है? 1993 में आता है। सेकंड जजेस केस किस में आ रहा है? 1993 में। इसमें क्या कहा गया? जो है सीजीआई के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। किसकी? अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन यह परामर्श, ठीक है,
परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा लिख लेगा, राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई, नियुक्ति अनिवार्य की गई। मतलब सीजीआई के परामर्श पर अब राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा, अन्य न्यायाधीशों की क्या की जाएगी, नियुक्ति जरूर की जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब जो परामर्श दे दिया उस परामर्श से कौन करेगा नियुक्ति, राष्ट्रपति। मतलब सहमति बन गई, ये परामर्श क्या बन गया एक हिसाब से, सहमति बन गया। लेकिन यह परामर्श मतलब ये परामर्श है, ये क्या है, यह परामर्श एससी के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सीजीआई के विचार विमर्श के बाद होनी चाहिए, के विचार विमर्श के बाद। मतलब क्या है, यह परामर्श है सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से विचार कर चुका हो, विचार विमर्श कर चुका हो। सिंपल मतलब वही परामर्श जो है राष्ट्रपति के लिए क्या अनिवार्य रहेगी, जिसके तहत राष्ट्रपति क्या करेगा, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। लेकिन वह परामर्श में एक शर्त लगा दी गई, उस परामर्श को सीजीआई क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट के ही दो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों, जो सुप्रीम कोर्ट के क्या होंगे, वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उनसे उस परामर्श की क्या कर चुका होगा, विचार विमर्श कर चुका होगा। मतलब ये नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपना विचार दिया और अपने विचार से क्या कर दिया, एक ऐसी राष्ट्रपति को परामर्श दी, राष्ट्रपति ने उस परामर्श को फॉलो करते हुए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी, ऐसा नहीं है। वह परामर्श किससे अप्रूवल होनी चाहिए, किससे भी पास होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ही दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद जो परामर्श आती है, उस परामर्श को कौन देगा, राष्ट्रपति को सीजीआई देगा और राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। समझ पाए? तो कोलिजियम व्यवस्था की जो नींव पढ़ रही है, कहां से पढ़ रही है, समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल बेस में। देखो लेवल अपना मेंटेन करो, अच्छा वन लाइनर का लेवल छोड़ दो। क्या सिंपल है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ऐसे नहीं, किसकी परामर्श पर, सीजीआई की। अब वो परामर्श पे नियुक्त होंगे, लेकिन वो परामर्श कैसी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ न्यायाधीशों से विचार विमर्श करने के बाद। समझ पाए? मतलब हम परामर्श देंगे इस राष्ट्रपति को, सही है, लेकिन हम जो परामर्श देंगे तो अपने साथी जो अन्य सीनियर लोग होंगे उनसे पहले उसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो उनसे डिस्कस किया उन लोगों ने कह दिया हाँ ये परामर्श ठीक लग रही है आपकी, तो अब उस परामर्श को हम आगे ले जाके किसको दे देंगे, कहेंगे इस परामर्श में जो न्यायाधीशों को दे रहे नाम, उन न्यायाधीशों की क्या कीजिए आप, नियुक्ति कीजिए। राष्ट्रपति उसको करने के लिए क्या हो गए, बाध्यकारी हो गए। क्लियर? अब आ रहा है मामला कौन, समझ पाए सब लोग, समझे कि नहीं? परामर्श से पहले भी क्या एक परामर्श चल रही है देखा जाए। हाँ अब आइए क्या हो रहा है, थर्ड जजमेंट केस जो देखा जाए, कोलिजियम की जो बिल्कुल न्यू पढ़ रही है वो यहीं से पढ़ी। कोलिजियम की न्यू किससे पढ़ी, सेकंड जजेस केस, कब, 1993। अब आइए थर्ड जजेस केस 1998। इसमें क्या हुआ, क्या बच्चे बात की गई कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके सलाह पर, सीजीआई की सलाह या परामर्श पर करेगा, लेकिन यह परामर्श क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के या 4 सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत से परामर्श या सलाह, बहुमत से सीजीआई का जो है, यह बहुमत से परामर्श या सलाह के बाद
सीजीआई का जो है के बाद जो है सीजीआई का परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या होगा? बाध्यकारी। राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी। कहने का मतलब क्या? लेकिन यह परामर्श क्या हो? सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत से परामर्श के बाद सीजीआई का परामर्श राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी। कहने का मतलब ये 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत से सीजीआई का जो परामर्श होगा, यहाँ पे इससे समझिएगा, सीजीआई का परामर्श होगा, फिर उसके बाद ये परामर्श, मतलब समझिए क्या मतलब है इसका। जो सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, कितने सुप्रीम कोर्ट के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश? लैंग्वेज हटा दे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए सीधी बात। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उनसे कौन परामर्श करेगा? सीजीआई परामर्श करेगा, लेकिन वो परामर्श बहुमत से होना चाहिए। मतलब यदि 4 न्यायाधीशों में 50-50% हो गए, मतलब 2 कह रहे हैं इन नामों की सिफारिश दो, 2 कह रहे हैं इन नामों की सिफारिश ना दो, तो उनकी परामर्श क्या हो जाएगी? वहीं पर कैंसिल हो जाएगी। 50-50 नहीं होना चाहिए, 3 लोग कम से कम क्या होने चाहिए? सीजीआई के परामर्श से क्या होने चाहिए? सहमत होने चाहिए। मतलब ऐसी परामर्श जो सीजीआई किसको देगा? राष्ट्रपति को। यह सलाह ऐसी देगा जो न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह देगा, लेकिन वो सलाह किससे अप्रूवल होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों के बहुमत से। तो इसलिए न्यायाधीशों के बहुमत की व्यवस्था जो है नियुक्ति में कब की गई या किस जजमेंट में की गई? तो ये बात है, इसमें न्यायाधीशों के बहुमत की बात आ गई। 4 में से क्या? 2 उधर 2 इधर, तो जो है परामर्श वो सीजीआई की नहीं मानी जाएगी। सीजीआई की वही परामर्श मानी जाएगी जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बहुमत से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति को दी गई है। समझ कुछ पाए? कहने का मतलब हम यदि किसी को परामर्श देते हैं, या किसी को क्या, राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति या किसी व्यक्ति को हम परामर्श दे रहे हैं, अब यह परामर्श हम किसको दे रहे हैं? कह रहे हैं कि इन नामों की नियुक्ति आपको क्या है? करनी है। हम ऐसा परामर्श उसको दिए, तो हो क्या रहा है, जो हमने परामर्श दिया है वो हमने परामर्श ऐसे नहीं डायरेक्ट दिया, हम पहले 4 अपने अन्य साथियों से जो क्या परामर्श करने पहुंचे, तो 4 में से 2 ने कहा ये आपका नाम इनमें से ये हटा दो, ये सही नहीं लग रहा है, हम आपके एग्री नहीं है इस परामर्श से। 4 लोग में से 2 ने कहा, तो अब हमारी परामर्श की कोई वैल्यू नहीं रह गई, तो हम जो परामर्श हम उनको दें राष्ट्रपति उसको माने। ठीक है, फिर हमने और प्रयास किया, चलिए नाम हटा दिया, तब 4 में से 3 लोगों ने कहा ये नाम क्या है? ठीक है, 1 लोग कह रहे भी नहीं ठीक, हमने कहा कोई बात नहीं, बहुमत हो चुका, 4 में 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुमत। तो वो परामर्श जो हमने उनसे किया था डिस्कस, वो परामर्श किसको सप्लाई कर दें? राष्ट्रपति को। तो उस सिफारिश या परामर्श या सलाह पर राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। पहले कितने थे? 2 लोगों से सलाह, अब कितने से ले रहे हैं? 4 लोगों से सलाह। क्लियर? तो देखा जाए कोलेजियम व्यवस्था की नींव किसमें पड़ रही है? कोलेजियम सिस्टम जो आया, हिंदी में भी लिख देते हैं कोलेजियम, क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट। कोलेजियम व्यवस्था कब से शुरू हुई? न्यू पूछे तो हम लोग उसको बताएंगे। कोलेजियम जो वर्तमान में चालू कोलेजियम व्यवस्था है किस जजेस केस से प्रारंभ हुई है? 1998। अब क्या हो रहा है? बढ़िया आगे। अब आप लोग नियुक्ति समझ गए। नियुक्ति केवल सिंपल नहीं पढ़ना था, सिंपल में तो नियुक्ति ऐसे लिख दोगे, 124 में ही ये भी आता है, क्या बस सिंपल बता दोगे? सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई के रूप में की जाती है। सीजीआई की सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन सलाह जो वर्ड आया वो क्या सलाह है? सलाह के अंदर हम लोग पढ़ते चले गए, निष्कर्ष पे पहुंचे। कौन सी सलाह होनी चाहिए? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद जो सीजीआई की सलाह होगी वही राष्ट्रपति के लिए क्या बनेगी? बाध्यकारी बनेगी। क्लियर? चलिए, तो और सामूहन या कोलेजियम व्यवस्था का सूत्रपात जो वर्तमान में संचालित है किस अधिनियम से हुआ या किस केस से हुआ है? क्लियर? चलिए, अब आइए नियुक्ति का मैटर क्या हुआ? क्लोज। लेकिन इसमें और चीजें भी हैं इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब सरकार को इंटरफेयर, जो सरकार मतलब कार्यपालिका का इंटरफेयर बढ़ने के लिए सरकार द्वारा एक अधिनियम लाया गया। ठीक है, वो कौन सा ये भी लिख लेगा। ठीक, सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा क्या किया गया? 99वां
CAA मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 एवं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 2014 पारित किया गया। ठीक है, और इसको जो रखा गया राष्ट्रीय नियुक्ति जो आयोग बना, और क्या हो रहा, अच्छा ये जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन 2014 और ये एक्ट, इसी के अंदर किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। इसके लिए आर्टिकल भी 124A कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बात की जा रही है जो गठन जो हुआ, ये गठन की बात, इसको शॉर्ट में कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन हो क्या रहा है, न्यायपालिका द्वारा 2015 में, यह न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में इस अधिनियम को समाप्त किया गया। इस अधिनियम एवं कौन सा NJAC को क्या किया गया? को समाप्त किया गया। तो ये भी क्या हो गया? समाप्त। क्लियर, आगे बढ़े। तो इन पॉइंट्स को भी दिमाग में रखिएगा। न्यायपालिका 2015 में इस अधिनियम एवं NJAC को क्या कर दिया गया? समाप्त। क्लियर, चलिए 2015 में अब फाइनली 4 जजेस केस भी आता है, उसके अंतर्गत भी ये किया गया था। क्लियर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बढ़े आगे। तो ये भी हो गया नियुक्ति का, हम लोगों ने पूरा क्या मामला कर दिया, नियुक्ति का जो करंट का भी था जो हिस्सा, वो भी कर दिया गया। अब हम लोग आ रहे हैं किस पे? अर्हताएं, क्या योग्यताएं, क्या है योग्यताएं। 124 में ये भी है जो है योग्यताएं। क्या है योग्यताओं में? बच्चे बताइए, इंपॉर्टेंट योग्यताएं क्या है? क्या बच्चे इंपॉर्टेंट योग्यताएं? देखिए, योग्यताएं या अर्हताएं क्या है? पहली योग्यता, भारत का मतलब किसकी योग्यताएं हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए, न्यायाधीश होने के लिए योग्यताएं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का क्या होने के लिए? न्यायाधीश होने के लिए योग्यताएं। भारत का क्या हो? भारत का न्यायाधीश, क्या हो? भारत का न्यायाधीश हो। दूसरी योग्यता क्या होनी चाहिए? किसी उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। न्यायाधीश रहा हो। क्या रहा हो? न्यायाधीश रहा हो। 5 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायाधीश। फिर एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। क्या रहा हो? लगातार अधिवक्ता, लगातार 10 वर्षों तक कम से कम, मतलब कम से कम 10 वर्षों तक, ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 10 वर्षों तक क्या रहा हो? यही CGI कम से कम 5 वर्षों तक। कम से कम कितना? कम से कम 5। ये नहीं 5 वर्ष हो जाएंगे तुरंत जो है न्यायाधीश बन ही जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए? 5 वर्ष आप क्या रहे हो? उच्च न्यायालय, किसी हाई कोर्ट में क्या रहे हो? न्यायाधीश रहे हो, या किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार क्या रहे हो? 10 वर्ष एडवोकेट रहे हो, वकील रहे हो या अधिवक्ता रहे हो। फिर या आपका क्या है? राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में क्या रहे हो? विधिवेत्ता हो।
या कानून के विशेषज्ञ हों, विधिवेत्ता हों। ठीक है, तो ये शर्तें हैं, इंपॉर्टेंट शर्तें हैं ये योग्यताओं में। अपनी तरफ से कोई योग्यता नहीं लगाओगे, जो योग्यताएं हैं ये इसमें रखी गई है। क्लियर, आगे बढ़े। कोई योग्यता में इसमें मिनिमम एज नहीं रखी गई है। संविधान में कहीं ये नहीं वर्णित है किस एज में कोई व्यक्ति रखे, मतलब उसकी एज क्या रहेगी, कम से कम वाली कोई एज नहीं है। अब आ जाइए कार्यकाल, क्या रखें हम लोग, कार्यकाल। बढ़े आगे। तो हर एक पॉइंट भी तुमको पता होना चाहिए, जो आप पढ़ो टॉपिक तो हर एक पॉइंट पे चर्चा होनी चाहिए और कवर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, योग्यता। योग्यता हो गया। कार्यकाल, देखिए कार्यकाल डिपेंड करता है आप पर भी। जैसे आप कोई भी नौकरी करते हैं, हम कह दें आपका कार्यकाल इतना है, गलत कह रहे हैं। वो डिपेंड आप पे भी कहीं ना कहीं करेगा। लिखा नहीं होता है कि एक तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आप करते हो तो लिखा होता है कि जो आप आदेशों या नियम के उल्लंघन करते हैं या दोषी पाए जाते हैं किसी प्रकार से, उसकी नियमावली होती है, तो आपको उस विभाग द्वारा हटाया भी जा सकता है। एक तो आपके कर्तव्य ऐसे हो जाए तो आपको हटाया सकता है। दूसरा क्या है, आप स्वयं भी तो हट सकते हैं। तो काहे का आपका कार्यकाल निश्चित है, आप क्या स्वयं इस्तीफा दे दीजिए और क्या होइए, पद से मुक्त हो जाइए। क्लियर। तो उसे क्या होता है, क्या मामला है, अर्हता का, जो अर्हता हो गया कार्यकाल, पदावधि भी इसको तो टेन्योर भी कह सकते हो। हाँ, जो है कार्यकाल, ये भी एक 124 में ही है। हाँ, अब मामला क्या है, कार्यकाल में क्या हो सकता है। पहला तो 65 वर्ष की अवधि क्या हो चुकी हो, पूरी हो गई हो। 65 वर्ष की अवधि पूरी हो, मतलब आपने 65 ईयर एज जो आपकी कंप्लीट हो गई, तो आप क्या हो जाएंगे, पद से मुक्त हो जाएंगे, अपने आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पद से मुक्त का मतलब यहाँ पे क्या है, सेवानिवृत्त, रिटायर हो जाएंगे। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, स्वयं इस्तीफा दे दें त्याग पत्र देने पर। क्या, त्याग पत्र, त्याग पत्र देने पर, किसके, त्याग पत्र देने पर। क्लियर। फिर इस्तीफा मतलब दे दिया। फिर क्या हो सकता है, तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति संसद की सलाह पे लिखेगा, संसद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर, मतलब कार्यकाल तुम्हारा ऐसे ही डिसाइड रहेगा 25 ईयर 65 ईयर कंप्लीट होने पर। दूसरा हम लोग देखें, इस्तीफा दे देते हो। और तीसरा आपका कार्यकाल क्या है, संसद की सलाह पर। अब ये सलाह फिर इंपॉर्टेंट आ गया, या परामर्श, इसको समझते हैं। ठीक है। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया, सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया पूरा लिख रहे हैं ऊपर, सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया। समझ पाए, कार्यकाल तो हो गया, 3 बातों में हर एक चीज महत्वपूर्ण है। हाँ, अब जो है सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया में क्या है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, सीजीआई को हटाने की प्रक्रिया में क्या किया जाए, जो देखें हम लोग तो संसद की, हमने क्या बताया था सबसे ऊपर, संसद की सलाह पर कौन हटाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाता है। सीजीआई को हो या सभी न्यायाधीश, उसको हटाता है। क्लियर। ये किस एक्ट में है, हटाने की प्रक्रिया जो है, हटाने की, जो हम हटाने की प्रक्रिया की बात कहें, हटाने की प्रक्रिया किस एक्ट में है, एक्ट तो अलग है। पहले तो आर्टिकल है 124 का 4 है, एंड कौन है, 124 का 5 है, एंड जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी एक्ट कौन है, 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है। क्या है, 1968। ठीक है, जजेस जांच अधिनियम 19, 3 चीजें, मतलब हटाने के लिए 3 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, और कौन सा आपका है, ये वाला
जो है एक्ट, इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, महाभियोग प्रक्रिया नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया का वर्ड हो जाता है, यूज किया जा सकता है। हाँ, अब आइए जो हम लोग देखें तो ये सलाह जो है, संसद की सलाह ऐसे नहीं बनेगी। संसद की सलाह के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले क्या होता है, जो हटाने वाला प्रस्ताव है, हटाने संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में, बच्चे कहाँ पे, लोकसभा में 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा में, ये लोकसभा को हम ऐसे लिख रहे हैं लोकसभा, और राज्यसभा में 50 सदस्यों, 50 सदस्यों के लिखित साइन, के लिखित हस्ताक्षर के बाद किसको सौंपा जाता है, राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर, या स्पीकर को अध्यक्ष भी कहते हैं लोकसभा का, और राज्यसभा के अथवा राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है, ठीक है, सौंपा जाएगा। क्लियर। जो ये हटाने संबंधित या निष्कासन प्रस्ताव है वो क्या है, लोकसभा में यदि ऐसा मामला आता है तो कितने सदस्यों द्वारा, 100 सदस्यों द्वारा, और राज्यसभा में जो ऐसा मामला आता है कितने सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा। क्या होता है, 50 सदस्यों के क्या होते हैं, लिखित हस्ताक्षर के बाद जो है क्या होगा, राज्यसभा से आया मामला तो राज्यसभा के सभापति को दोगे, लोकसभा से है लोकसभा के स्पीकर को। अब ये लिखित प्रस्ताव, ये जो है यह प्रस्ताव क्या हो सकता है, राज्यसभा से स्वीकार, या राज्यसभा का सभापति का क्या है, सभापति, राज्यसभा का सभापति स्वीकार, राज्यसभा का सभापति, अथवा कौन आ सकता है, अथवा लोकसभा का स्पीकर, इसे स्वीकार अथवा क्या कर सकता है, अस्वीकार। ये उसके विवेक पे निर्भर करता है, अस्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार होने के बाद, स्वीकार के बाद जांच समिति बनती है, वही बनाएगा लोकसभा अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष जांच समिति बनाएगा, और ये होंगे सभापति बनाएंगे। क्या होगा, जांच समिति बनती है। जांच समिति में कौन कौन होंगे, लोग जो है क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का CJI अथवा अदर, नहीं होंगे तो क्या अदर जज हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर हाई कोर्ट के, हमें कोई हाई कोर्ट है, एनी हाई कोर्ट के क्या CJI जो है CJS, मतलब जो है, या इसको भी हटा दिया, H लिख देगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, HC, CJSC, या आप सीधे लिख लो, कंफ्यूज ना हो जाओ, CJSC मतलब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्या मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। तो दिमाग में रख सकते हो, क्या है आपका, सुप्रीम कोर्ट का CJI हो सकता है बच्चे, फिर कौन हो सकता है, कौन, हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का दूसरा सदस्य कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश, कोई भी हाई कोर्ट हो। फिर तीसरा प्रतिष्ठित न्यायविद हो, कोई प्रतिष्ठित न्यायविद हो या न्यायवादी हो, प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो ये 3 लोगों की कमेटी बनेगी। इससे स्वीकार होने के बाद समिति, जांच समिति यदि संबंधित न्यायाधीश को क्या पाती है, न्यायाधीश को, संबंधित न्यायाधीश को दोषी पाती है, क्या पाती है, दोषी पाती है, तो यह प्रस्ताव क्या होता है, संसद में प्रस्तुत होता है। किसमें प्रस्तुत होगा, संसद में प्रस्तुत, ठीक है। कहां प्रस्तुत होगा, संसद में प्रस्तुत, मतलब संसद के किसी एक सदन में क्या होगा, प्रस्तुत होगा। अब संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद, विशेष बहुमत से क्या होने के बाद, पारित होने के बाद राष्ट्रपति
न्यायाधीश को, संबंधित न्यायाधीश को, किसको, संबंधित न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटाने का आदेश दे सकते हैं, हटाने का आदेश क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। समझे बात को? मतलब यह प्रस्ताव जो है संसद में जाएगा और संसद के दोनों सदनों के किससे, विशेष बहुमत से यदि पारित हो जाता है तो उसी जो है पारित हो गया, उसी प्रस्ताव के आधार पर, पारित प्रस्ताव के आधार पर क्या होगा, राष्ट्रपति क्या दे देंगे, ठीक है, क्या दे देंगे, प्रस्ताव ये कर देंगे, क्या मतलब आदेश दे देंगे, किसको हटाने का, जो न्यायाधीश होगा जिस पे प्रक्रिया चल रही होगी उसको हटाने का आदेश दे देंगे। और जो कहा जाए हटाने की प्रक्रिया में जो हटाने संबंधी प्रस्ताव, यह हटाने का कारण क्या रहता है, संवैधानिक कदाचार हो, मतलब जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हो न्यायाधीश, जो है संविधान में जो न्यायाधीश के कर्तव्य हैं उसका निर्वहन नहीं कर रहे हो। क्लियर? चलिए, तो जो है ये बात हो गई कि नहीं, पूरा स्टेप समझ गए। अब आइए हटाने, मतलब आपको एक स्टेप अगले में जाना है। एक बच्चे ने बस इतना पढ़ लिया कि जो है संसद की सलाह पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाता है, इतना ही पढ़ लिया। क्लियर? हाँ, इस समय भैया क्लास में शिवम भैया पढ़ा रहे हैं भैया। हाँ बताइए बताइए। हाँ 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 भैया, इतनी जानकारी भी हमें नहीं है इस मामले में, कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक भैया शिवम। हाँ कहाँ पहुँचे? हाँ क्लियर। अब आइए बढ़े आगे, चलिए क्लियर। ये आपका क्या हो गया, हटाने संबंधित बात। अब आ जाइए न्यायपालिका, जो सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता किस किस में है। ठीक है, पहले तो एक शपथ हम लोगों को छूटा है, पॉइंट शपथ। ठीक है, शपथ आइए जल्दी फटाक से लिखिएगा। शपथ में क्या क्या लिख सकते हो शपथ में। अच्छा एक और चीज़ है, जैसे मान लिया जानकारी के लिए बता रहे हैं कि हमेशा एक परंपरा चलती आई है, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई है, जो सुप्रीम कोर्ट का क्या सीजीआई बनता है, वो सीनियर जज ऑफ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ एससी होता है। उसी की जो नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति करते थे। लेकिन ये परंपरा चल रही थी 1950 से 1973 तक, ये परंपरा क्या हो रही थी, चल रही थी। लेकिन बीच में क्या होता है, एक सीकरी करके न्यायाधीश आते हैं, तो वो सीकरी न्यायाधीश इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुना देते हैं। तो उस न्यायाधीश को इंदिरा गांधी जो है क्या कर देती हैं, हटा देती हैं। तो 3 वरिष्ठ न्यायाधीश इनसे ऊपर भी होते हैं, उनको इंदिरा गांधी ना बनाकर किसको नियुक्त करवा देती हैं, राष्ट्रपति की सलाह से। किसकी नियुक्ति करा देती हैं, भूमिका उसमें इंदिरा गांधी की होती है, पीएम। तो किसकी नियुक्ति हो जाती है, एएन रॉय। तो जो है इस जो नियम चल रहा था, सीनियर के जो नियम चल रहा था, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ये नियम क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यहाँ पर कौन जो है बन जाता है, एएन रॉय। एएन रॉय जो है क्या बन जाते हैं, एएन रॉय, कहीं कहीं एएन रॉय भी होता है। तो एएन रॉय क्या बन गए, सीजीआई बन गए। क्या बन गए, सीजीआई। सीजीआई किस नियम का फॉलो नहीं किया गया, सीजी जो है कौन से नियम का फॉलो नहीं किया गया, सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता था, राष्ट्रपति। वो ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाया, इनसे 3 ऊपर न्यायाधीश और थे, सीनियर जो थे, इनसे क्या थे, लेकिन इनको सीनियर वो वाला नियम फॉलो नहीं किया गया, किसको न्यायाधीश बना दिया गया। ठीक है, फिर किसको बनाया गया, इनको। ये 1977 तक रहते हैं और फिर 1977 में इंदिरा गांधी जी होती हैं। उन्हीं के आगे क्या है, जो आपका एमयू बेग करके आते हैं, बेग, ये भी क्या है, ये भी इस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। दोनों सीजीआई बने जिन्होंने क्या फॉलो नहीं किया। अब होता क्या है, ये परंपरा चल रही थी, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड जजमेंट जो केस आया, सेकंड जज केस, उसने 1993 में इसने फिर कह दिया क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई नियुक्त किया जाएगा वो क्या होना चाहिए, सीनियर जज ऑफ क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट एससी। मतलब क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है क्या होना चाहिए, सीनियर जज होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो ये सब मतलब अपवाद टाइप पे कह दिया जाए। इनमें से जो है एएन रॉय ने वरिष्ठता के आधार के जो है क्रम को फॉलो न करते हुए भारत के पहले
जो है मुख्य न्यायाधीश बने, तो इस तरीके की लाइन लिखी हो तो क्या है वो सही है। इसी क्रम को फॉलो करते हुए जो है इसी प्रकार से जो है MU बेग भी जो क्या बने थे, मुख्य न्यायाधीश बने थे। और किस जजमेंट केस में ये फिर से कर दिया गया कि सीनियर जज ही क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपका लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप कम एज में अच्छे लेवल की तैयारी कर लेते हैं तो आपको भटकना बहुत नहीं पड़ेगा। मतलब आप स्टार्टिंग तैयारी की कर रहे हैं और अच्छी जगह पे आप पढ़ रहे हैं तो आपका मामला सब क्लियर रहेगा। क्वेश्चन वन लाइनर पता नहीं कौन सा बन जाए वनडे एग्जाम के लिए भी, जो फैक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेगा तो फैक्ट कहाँ से निकलते हैं, उसी कॉन्सेप्ट से। ऐसे तुम कहाँ से फैक्ट्स रिसर्च करके लाओगे सुप्रीम कोर्ट के? अब तुमने डिटेल से पढ़ा, अब इनसे ये फैक्ट भी हो गया और कहीं कॉन्सेप्ट वाइज भी कोई क्वेश्चन आ गया कि इसका नियम पहली बार फॉलो नहीं किया गया इस तरीके का, तो क्या इसमें नहीं किया गया, इनमें बढ़े आगे। चलिए अब मामला क्या हो रहा है, हम लोग आगे देखें। जो है गिरी तो नहीं इंक हमारे, कुछ इंक गिरी थी ना, दीवार पे गिरी है। इतनी इंक भर दी हो तुम लोग, ठीक है, इंक की कमी एक ही मार्के में नहीं होगी। हाँ अब आ जाइए फटाक से, हमारे शर्ट पे तो गिरी नहीं। ठीक है अब चल रहे, ठीक है क्लियर। क्या कह रहे थे? बाल पे लगा तो लग रहा है। चलिए बाल पे गिरे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए क्या क्या पता चल रहा है? हाँ चलिए आइए, कहाँ पे थे हम लोग, देर हो जाएगी। हाँ फटाक से आइए, टॉपिक अभी बहुत है इसमें। ये तो आपका ये हिस्सा हो गया। अब आइए फटाक से किसमें हम लोग, शपथ में। जल्दी शपथ में बताइए, शपथ में क्या है आर्टिकल 125। कौन शपथ दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के CJI एवं अन्य न्यायाधीशों अन्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अन्य न्यायाधीश को कार्यभार, जो सुप्रीम कोर्ट के CJI व अन्य न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या इसके द्वारा नियुक्त इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त क्या करता है? व्यक्ति शपथ दिलाता है। कार्यभार ग्रहण जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट के CJI हो या अन्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के CJI था, अन्य न्यायाधीश को क्या कार्य ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति क्या दिलाता है? वहां पे लिखा हो केवल राष्ट्रपति ही शपथ दिला सकता है, लाइन क्या हो सकती है गलत। राष्ट्रपति या उसके द्वारा क्या है, कोई व्यक्ति इस कार्य के लिए अपॉइंट किया जाएगा तो क्या हो सकती है, नियुक्ति की शपथ दिला सकता है, मतलब तभी वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, आगे कार्य करेंगे। बढ़े फिर आइए, कुछ और है। 3 न्यायाधीशों को यहीं पे फटाक से हम लोग देख लेते हैं। कौन से 3 न्यायाधीश हैं? एक होता है आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कौन सा? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। और दूसरा कौन होता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के अलावा दूसरा कौन होता है? जो आपका तदर्थ न्यायाधीश। कौन न्यायाधीश? तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। और तीसरा भी हम लिखे दे रहे हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आर्टिकल कौन सा है इनमें? 126, 127 और 128। इतनी बार आर्टिकल लिखोगे टॉपिक में ही तो दिमाग में याद रहेंगे, वन लाइनर पढ़ोगे वहां हो जाओगे कंफ्यूज। अब देखो कार्यकारी न्यायाधीश क्या होता है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य लिख लेगा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। हाँ इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बता दीजिए कि किस कंडीशन में बनाया जाएगा। पहली क्या कंडीशन हो सकती है? क्या हो, क्या किस कंडीशन में बना सकता है? जो क्या हो,
न्यायाधीश की मुख्य न्यायाधीश की अचानक क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, उसने क्या दे दिया हो, इस्तीफा दे दिया हो, या कोई जो है कह सकते हैं निजी कार्य के लिए अवकाश पर गया हो, या कह सकते हैं बीमार इत्यादि है, जो बीमारी में तो सीजीआई अपने पद पर रह नहीं पाएगा, तो उन समय के लिए क्या बना देता है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश। याद रखिएगा कौन शपथ दिलाता है, कई बार क्वेश्चन आया है, कौन, राष्ट्रपति। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है मामला, देखिए कोरम हर चीज के लिए जो आप देखोगे संवैधानिक व्यवस्था में कोरम बनाया जाता है। हम कहें क्लास भी यदि इतने बच्चे होंगे तभी हम क्लास क्या करा पाएंगे, करेंगे, पढ़ा पाएंगे। यदि बिल्कुल उपस्थित नहीं होगी तो क्लास उस दिन अवकाश हो जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए कोई त्यौहार के दिन, दिवाली के दिन क्लास रख दें, कोरम हो पाएगा क्या, दिवाली सब लोग मना रहे होंगे, आओगे ही नहीं, 2-3 लोग जो आए तो क्या है, उससे कोई क्लास तो हो नहीं पाएगी। तो मान लीजिए हर चीज के लिए जो है कोरम होता है, जो कोई बैठक होती है क्या होगा, कोरम। तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में भी क्या व्यवस्था है, कोरम। जब कोरम की पूर्ति स्थायी न्यायाधीशों से नहीं हो पाती है, जब क्या कह सकते हो, मतलब एक कोरम होता है उसकी नियुक्ति किससे नहीं हो पाती है, स्थायी न्यायाधीशों से नहीं हो पाती है। मतलब स्थायी न्यायाधीशों की संख्या क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ गई तो क्या होता है, सीजीआई जो होता है, चीफ जज ऑफ इंडिया, वो क्या करता है, किसी भी उच्च न्यायालय से, किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, या न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में अस्थायी समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कर देता है, नियुक्त कर देता है। समझ पाए, मतलब कोई अन्य जो है कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उससे किसी न्यायाधीश को कौन ले आया, सीजीआई, और कहां पर नियुक्ति कर दी, कहां पे कर दी, सुप्रीम कोर्ट में। कैसे रूप में, किस रूप में, अस्थायी तौर पर। अस्थायी वर्ड को ही रियल में कहा जाता है तदर्थ। तदर्थ क्या कहता है, अस्थायी तौर पर तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर दी, नियुक्त कर दी। अब खास बात, अब हम कहें किसी क्लास के दूसरे कोचिंग या क्लास के बच्चे को हम पकड़ के, दूसरे क्लास के कोई बच्चे को हम पकड़ के इस क्लास में ले आए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं ला सकते हो। आपको पहले उस क्लास का जो हेड ऑफ होगा उससे क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं। और बड़ा व्यक्ति छोटे से परमिशन तो ले नहीं सकता है, तो वहां पर सलाह लेगा, क्या लेगा। जैसे हाई कोर्ट, सीजीआई का जो आपका हाई कोर्ट है वहां का मुख्य न्यायाधीश, और ये सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो ये उनसे परमिशन लेगा क्या, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, क्योंकि इसी के तो अंडर में सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में तो हाई कोर्ट भी है, लेकिन उससे फिर भी क्या लेगा, सलाह लेगा। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेगा, सलाह। उस सलाह लेने के बाद अब एक और बैठा व्यक्ति है बहुत ऊपर, भारत का प्रथम नागरिक कौन, राष्ट्रपति, उससे मंजूरी लेगा, उससे भी क्या लेगा, मंजूरी के बाद क्या करेगा राष्ट्रपति, जो है सीजीआई, किसकी नियुक्ति कर देगा, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहां हो रही है, उच्चतम न्यायालय में। किन कंडीशन में, कोरम की पूर्ति स्थायी न्यायाधीशों से न होने पाने की। कौन कर रहा है तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, सीजीआई। कौन सी शर्त है, उस संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह एवं क्या, परामर्श। क्लियर, सलाह लो या परामर्श लो, फिर राष्ट्रपति के मंजूरी, ये आपका तब तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अब जो तदर्थ न्यायाधीश बनेगा उसके सारी पावर्स किसके तरह हो जाएंगी, जो वहां पे न्यायाधीश की होती है, उसकी शक्तियां और उसके विशेषाधिकार, वेतन, सब किसकी तरह हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का। लेकिन एक और शर्त है, उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है मतलब हम उस क्लास के बच्चों को इस क्लास में तभी लाएंगे, ये देखेंगे कक्षा 6 के बच्चे को यहाँ ले आएंगे क्या, वो क्या समझ पाएगा यूपीएससी वाला मैटर या यूपीएससी का मैटर। तो योग्यता कौन धारित रखता हो, उसी तैयारी की, या मतलब कह सकते हो वो वही योग्यता रखता हो। कौन वाली योग्यता, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, वही उसकी योग्यता क्या, 10 वर्ष वकालत की हो या 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। क्लियर, ये योग्यता नहीं, 2 वर्ष न्यायाधीश रहा तुम उठा के यहाँ ले आए उसको, कैसे ले आए, अभी तो वो न्यायाधीश की, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता ही नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट, तदर्थ न्यायाधीश घुमा के क्वेश्चन आता है। तदर्थ है था, ये अडॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, एडॉक है, और ये जो है एग्जीक्यूटिव चीफ जज हैं, और ये रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, अब आने इसमें लिखते, इसमें 7 इसमें लिख लीजिएगा, जो कंडीशन क्या है, कोरम की पूर्ति, कोरम की पूर्ति स्थायी न्यायाधीशों से न होने पर क्या होता है बच्चे, सीजीआई, न होने पर सीजीआई किसी उच्च न्यायालय से क्या कर सकता है, किसी उच्च न्यायालय से
न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में क्या कर सकता है, के रूप में नियुक्त कर सकता है। क्या कर सकता है, नियुक्त। तो दिमाग में रहेगा कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। क्लियर। फिर शर्त क्या है इसके लिए, शर्त क्या है, संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह एवं राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी है, राष्ट्रपति की मंजूरी। फिर क्या मैं कह रहा हूं, जो है तदर्थ न्यायाधीश की योग्यता, तदर्थ न्यायाधीश की योग्यता किसकी तरह होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। मतलब जो है योग्यता न्यायाधीश की तरह होनी चाहिए, ये शर्तें हैं। इसको क्या मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन, विशेषाधिकार इत्यादि मिलेगा। विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस वही सब मिलेंगे जो प्रिविलेजेस किसको मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। बढ़े आगे, क्लियर है कि नहीं बात को। ये मैंने पूरा तदर्थ न्यायाधीश का भी बता दिया। क्लियर। अब आ जाइए किस पे हम लोग आ रहे हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई। कौन, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई किसी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, क्या है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्या कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। कि मतलब कौन कर सकता है, फिर यहां पर पावर किसके पास है, यहां पे सीजेआई के पास। किसके पास पावर है, सीजेआई किसके पास पावर है। बढ़े आगे। तो इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। क्लियर। मतलब मैं कह रहा हूं सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वो किसी उच्च न्यायालय का भी हो सकता है, किसी उच्चतम न्यायालय का भी हो सकता है। उसको क्या कर सकता है, सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय में क्या होता है 65 ईयर, हाई कोर्ट में कितना होता है 62 ईयर। तो 65 हो या 62 हो, इनसे रिटायर होने के बाद किसी भी न्यायाधीश से क्या कर सकता है। ये नहीं सुप्रीम कोर्ट का ही न्यायाधीश रिटायर हो, हाई कोर्ट का भी हो रिटायर, उसको भी क्या कर सकता है, बुला सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट का जो रिटायर होगा वो किसकी योग्यता रखता होगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। क्लियर। तो तीनों बातें यहां पर क्या हो गई। अच्छा, ये भी जो होगा, ये भी, इसको भी शक्तियां विशेषाधिकार सबकी तरह हो जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, इसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि ये क्या हो चुका है, सेवानिवृत्त, इसका वर्ड लग चुका है। समझ पाए कि नहीं। क्लियर। बढ़े आगे। चलिए अब आइए फटाक से देखिए। तो ये सब चीजें भी हो गई आपकी। अब हम लोग देख रहे हैं जो है इसकी स्वतंत्रता किस किस में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की क्या स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्वतंत्रता किस किस में है, देखिए। जब इसको साफ करो तो लग रहा है पेंटर वेंटर की फीलिंग आ रही है कि पहले इसको को पोता है, पत्ता उत्ता रगड़ रहे हैं, ऐसे जो है बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए, चमक आ जाए। तो जो है पूरे मतलब पहले तो दिमाग की एक्सरसाइज है, फिर हाथ की एक्सरसाइज है, फिर डबल हाथ की एक्सरसाइज है, पावरफुल वाली। ठीक है, चलिए। नहीं, वो उंगलियों की एक्सरसाइज होती है, फिर ये पूरे हाथ की एक्सरसाइज साफ करने में लग रही है। चलिए स्टार्ट कीजिए। अब लिखिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, थके तो नहीं हो। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता, कहा जाए संविधान का अभिभावक कौन है, संविधान का अभिभावक कौन है, सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं। फिर
मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि यहाँ पे हाई कोर्ट भी है, लेकिन यहाँ पर मेन कौन है? सुप्रीम कोर्ट हम बता रहे हैं। है हाई कोर्ट भी मेन, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो बात कर रहे हैं। तो मूल अधिकारों का गारंटर या संविधान का अभिभावक या संविधान का व्याख्याता, जो संविधान में बीचे डिस्कस होती हैं बहुत चीजें, तो उसमें व्याख्या करने की शक्ति किसको है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इन चीजों के आधार पर ये तभी कोई न्यायालय कर पाएगा जब उसको क्या मिली होगी? स्वतंत्रता मिली होगी, वरना इन चीजों में भी इंटरफेयर हो सुप्रीम कोर्ट के मामले में तो क्या हो पाएगा? क्लियर। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता हम किन किन चीजों में देख रहे हैं, आप ही बताओगे। नियुक्ति में थी कि नहीं? थी कि नहीं? नियुक्ति में हर जगह किसकी सलाह लग रही थी? सीजीआई की सलाह, मतलब कोलेजियम सिस्टम। न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या लग रहा था? कोलेजियम सिस्टम। तो यहां पर पावर इसके पास हो गई कि नहीं? स्वतंत्रता मिली। फिर बच्चे कार्यकाल। कार्यकाल देखो, कार्यकाल में भी स्वतंत्रता इस तरीके से है कि वो 65 वर्ष क्या हो जाएगा? 65 वर्ष जब उसकी आयु होगी तभी उसको क्या किया जाएगा? ठीक है। और दूसरा उसका कार्यकाल संसद से एक बड़ी प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। ऐसे नहीं जब मन होगा राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? हटा देगा। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं है। क्यों नहीं है? केंद्र सरकार में तो होते जो केंद्र सरकार की सलाह होती। इसका मतलब ये राष्ट्रपति की दया पर ये कार्य नहीं करता है। अब तुम देख रहे थे जब विशेष बहुमत पारित हो रहा था, उससे पहले भी एक कहानी थी। क्या कहानी थी? जांच समिति बन रही थी। क्या बन रही थी? और उस जांच समिति में क्या हो रहा था? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई था या कोई न्यायाधीश था। फिर जो था क्या था उसमें? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था। तो कॉमन सी बात, 3 में 2 तो क्या हो गए? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो देखा जाए कार्यकाल समाप्त होने के लिए आपको किससे गुजरना पड़ेगा? उस जांच समिति से भी तो गुजरना पड़ेगा। वो जांच समिति मान लीजिए अपने न्यायाधीश के पक्ष में चली गई तो कैसे आप आगे? मतलब विशेष बहुमत तो तब जाएगा जब जांच समिति क्या करती है? पास करती है, अप्रूव करती है। क्लियर। तो ये भी बात हो गई। अच्छा, अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है। हटाया क्यों नहीं गया है? क्यों मैं जिस विशेष बहुमत की बात कर रहा हूं वो विशेष बहुमत आसान नहीं है। विशेष बहुमत कौन सा वाला है? कुल सदस्यों का बहुमत। कुल सदस्यों का बहुमत प्लस कौन है? प्लस उपस्थित एवं 2/3 सदस्यों का बहुमत। उपस्थित एवं मत देने वाले कितने सदस्यों का? 2/3 सदस्यों का बहुमत। मतलब जो विशेष बहुमत से हटाओगे, कह रहे हैं संसद की सलाह पर हटाया, तो संसद की कौन से बहुमत द्वारा? विशेष। और कौन सा विशेष बहुमत है? कुल सदस्यों का बहुमत। और कौन सा? तो ये कोई सदस्य कुल उपस्थित हो जो हो और 2/3 हो, ये भी पास करना बड़ा कठिन हो जाता है। एक वी रामास्वामी थे। कौन? वी रामास्वामी। ये मैं कार्यकाल की स्वतंत्रता की बात मैं सब बता रहा हूँ। वी रामास्वामी थे, तो इनको महाभियोग इन पे लगाया गया। महाभियोग लगाया गया और जांच समिति ने पास कर दिया। किसने पास कर दिया? जांच समिति ने इनको दोषी भी पाया। लेकिन जांच समिति के दोषी पाने के बाद जब प्रस्ताव लोकसभा में पहुंचा तो लोकसभा से ही पारित नहीं हो पाया। तो फाइनली इनको हटाया नहीं जा सका। किसको हटाया नहीं जा सका? वी रामास्वामी। तो इसलिए कहा जाए महाभियोग की प्रक्रिया जो है जांच समिति द्वारा पास होने पर सदन द्वारा पास नहीं हो पाई। ऐसे जो है न्यायाधीश कौन थे जिस पर इस प्रकार की प्रक्रिया लगी थी? तो कौन है? वी रामास्वामी थे। कौन थे? वी रामास्वामी। क्लियर। न्यायाधीश वी रामास्वामी। तो दिमाग में सब चीज छोटी छोटी रखिएगा। तो कार्यकाल में देखिए, कार्यकाल में समझ पाए? पहली बात, ऐसे राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है, संसद की विशेष सलाह पर हटाएगा। विशेष सलाह मतलब वही विशेष बहुमत के आधार पे। और उससे भी पहले कौन उसको पास करेगा प्रस्ताव को? जांच समिति करती है। अर्थात निष्कर्ष निकल रहा है राष्ट्रपति की दया पर ये जो है अपना कार्य नहीं करता है। मतलब राष्ट्रपति की दया पर अपना कार्यकाल या इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की दया पर नहीं होता है। क्लियर। आइए, मतलब ये ना लगा इस राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं तो तुम लगा दिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी, ये क्या लाइन हो गई? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं है। फिर आइए, कार्यकाल हो गया। और क्या हो सकता है? सेवा शर्तें। सेवा शर्तें या शर्तें बहुत सारी हैं सेवाओं में। क्या? जैसे राष्ट्रपति के लिए जो पेंशन है, क्या है? जो न्यायाधीश के लिए जो पेंशन मिलती है, भत्ते मिलते हैं, कार्यालय के जो हैं बहुत सारे खर्च होते हैं, ये सब जो होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब इनमें संसद क्या नहीं कर सकती है? कटौती नहीं कर सकती है। किसी भी कंडीशन में कटौती नहीं कर सकती है। क्या ये बात सही है?
ये बात सही नहीं है। संसद जो न्यायाधीशों को वेतन मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, भत्ते मिल रहे हैं, कार्यालय खर्च मिल रहा है, जो कुछ है ये सब इसमें संसद क्या नहीं कर सकती है, कटौती नहीं कर सकती है। लेकिन किसके सिवाय, वित्त आपातकाल के सिवाय। वित्त आपातकाल में भी तो अभी बताया था मैंने, वेतन वगैरह क्या कर सकता है, कम हो सकता है। वैसे नहीं कम कर सकती है। ऐसे नहीं है कि जो है सीजीआई की सैलरी चल रही है, सीजीआई की सैलरी कितनी है, 2,80,000 है। तो और जो है आपका अदर जजेस की सैलरी क्या है, 2,50,000, ठीक है। और जजेस की क्या है, जो है किसी भी हाई कोर्ट के जो चीफ जज होते हैं, चीफ जज होंगे, कितनी होगी, 2,50,000। और जो अदर जज हाई कोर्ट के होते हैं उनकी कितनी होती है, 2,25,000। तो ये तो जो है, ये तो सैलरी जो है डिसाइड की गई है, इसमें वेतन में कमी नहीं हो सकती। इसमें अभी और भी भत्ते वगैरह हैं, तो मैंने क्या सैलरी बताई है, ठीक है। तो इनमें कमी नहीं हो सकती है। लेकिन जब अभी वो पड़े वित्तीय आपातकाल, तो क्या हो सकता है, तब कम कह सकता है। तो ये भी इनके पास पावर हो गई सेवा शर्त की नहीं। फिर आइए, जो है राज्य जो है किसमें है इनका, जो कहाँ से धन इनका निकलता है बताइए, भारत संचित निधि से। तो जो है संचित निधि से इनका क्या आता है, संचित निधि से इनका वेतन वगैरह निकलता है, ये भी इनकी स्वतंत्रता है। संचित निधि से क्या निकलता है, वेतन इत्यादि। फिर आइए इनकी स्वतंत्रता बताते जाइए। इनके आचरण पर बहस नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती है, बहस नहीं हो सकती है। मतलब बहस कहाँ नहीं हो सकती है, बहस नहीं। कहने का मतलब किसी भी राज्य की विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा, इसमें इनके आचरण पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन सिवाय किसके, सिवाय वाली वर्ड इंपॉर्टेंट है, कभी बहस नहीं हो सकती है, ये बात गलत है। सिवाय किसके, बहस एक कंडीशन में हो सकती है, जब इन पर क्या लगाया जाएगा, महाभियोग। और सदन में जब पास होगा तो बहस ही होगी। ऐसे 2/3 से थोड़ी पास हो जाएगा, मुंह बंद रखेंगे बस पास कर दिया, ऐसे नहीं। वहां बहस होगी, कुछ हटाने की बात करेंगे, कुछ ना हटाने की बात करेंगे। क्लियर। तो किसके बहस में कंडीशन लगी है, विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा में बहस नहीं हो सकती। लेकिन सिवाय किसके, महाभियोग प्रक्रिया के। और बताइए, अवमानना। अवमानना क्या है मामला, अवमानना मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो आप व्यक्तिगत तौर पर उसकी क्या कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे हैं, तो भी न्यायालय की क्या है, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, तब भी अवमानना है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसे कहते हैं, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, उसके खिलाफ कुछ आप प्रकाशन करने लगे, क्या करने लगे, उसके खिलाफ प्रकाशन सामग्री आपकी कोई आ गई उस न्यायालय के खिलाफ, तो भी क्या है, अवमानना है। जब हम स्वयं से विरोध करते हैं उसके न्यायालय का, तो वो सिविल में आता है। किस में आता है, सिविल में। जब प्रकाशन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो न्यायालय मानता है कि कार्य में रुकावट पैदा हो रही है, जो है कमतर आंका जा रहा है निर्णय को, ठीक है, उस पे लोगों की विश्वसनीयता कम की जा रही है उस सामग्री द्वारा, तो भी वो कौन सी अवमानना हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, फौजदारी अवमानना हो जाएगी। क्लियर। तो कुल मिला के अवमानना, आप सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को आप उसके जो है बदनामी नहीं कर सकते हैं, उसकी जो आलोचना नहीं कर सकते हैं, उसके खिलाफ कुछ प्रकाशन वगैरह इत्यादि नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो ये क्या करेगा, जेल जुर्माना दोनों की व्यवस्था है। आप मान लीजिए स्टेटस लगा रहे हैं, कोई डिसीजन आया कि सुप्रीम कोर्ट का के बारे में आपने कुछ आलोचनात्मक बड़ी टीका टिप्पणी कर दी, उसका किसी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप उस कार्यवाही के आधार पे जिला न्यायालय आपको क्या कर सकता है, सोचिएगा, जिला न्यायालय को भी अवमानना की पावर दी गई है, और हाई कोर्ट के भी अवमानना को पावर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है। कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े राजनेता होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को जो आलोचना करेंगे भी तो घुमा के करेंगे, कुछ बता के कि हम जो है ये पक्ष जो है ठीक था, लेकिन नहीं भी यहाँ पे हमको घुमा देंगे, लेकिन है करके जो पूरा स्पष्ट नहीं करेंगे। ये मतलब मैं इनके जो है निर्णय का खंडन करता हूँ, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ, मैं इसके लिए धरना देने जाऊँगा, ये सब कुछ होता है नहीं। ये केंद्र का कोई कानून है, तुरंत सब लोग जो है विरोध में खुलेआम जो है विरोध करने लगेंगे, धरना देने लगेंगे, ये सब होता है। क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्या है, सचिन पायलट पे कुछ मैटर हुआ था, उन्होंने किया था, तो उनको जो है सम्मान वगैरह जारी हुआ था। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, कोई ये भी नहीं देखा था कौन मुख्यमंत्री है, कौन क्या है, आम आदमी है, किसी पे भी नहीं, प्रधानमंत्री पे भी लग जाएगा नियम। क्लियर। तो कोई भी इनके नियम को क्या नहीं कर सकता है, निर्णय को, ठीक है। यदि स्वयं से आप आलोचना करते हो, सिविल में जाएगा, प्रकाशन सामग्री का प्रयोग करते हो तो किस में जाएगा, फौजदारी में जाएगा। क्लियर। अब आइए, अब मैंने क्या बताया है, और चीजें भी हो सकती हैं।
स्टाफ नियुक्त करने की शक्ति है। क्या है? स्टाफ। स्टाफ नियुक्त करने की शक्ति है। स्टाफ, समझ रहे? स्टाफ का मतलब जो है यह अपने स्वयं के कर्मचारियों अधिकारियों को क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। उनका वेतन है, भत्ते इत्यादि का निर्धारण कर सकता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसमें आया था सरकार की सलाह पर, जो है सरकार द्वारा सीजीआई की सलाह पर स्टाफ की नियुक्ति अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति आती है। ये बात क्या है? गलत है, कोई मतलब नहीं है। और क्या हो सकता है? क्या है? इनका न्याय क्षेत्राधिकार। न्याय क्षेत्राधिकार, न्याय क्षेत्राधिकार क्या है? कम नहीं कह सकता है, कम नहीं कह सकता है। तो न्याय क्षेत्राधिकार भी इनका क्या नहीं कह सकता है? कम करने की संसद को शक्ति नहीं है, बल्कि बढ़ाने की इनकी क्या है? शक्ति है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें याद रखोगे, स्वतंत्रता में आता है। ये आप में मतलब मेंस में भी पूछा गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित बताइए, तो आप पता नहीं क्या बता रहे हो, पॉइंट्स होने क्या चाहिए। अब आप इसके अंदर का लिख सकते हो, पहले डायग्राम बना लो, टाइम बच जाएगा और आपका पेज भी ज्यादा कवर हो जाएगा। क्लियर? और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इनमें से उठा सकता है। इनमें से कौन न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधित बातें हैं, इसमें से जैसे मान लीजिए उसने लिख दिया कि इनके आचरण पर किसी भी स्थिति में बहस लोकसभा विधानसभा में नहीं किया सकती। ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि महाभियोग में क्या किया सकती है? एक कंडीशन लगी ना, कभी नहीं लिखता महाभियोग को छोड़कर किया सकती। तो बात क्या थी? सही। यहां सब क्वेश्चन उठा सकता है। अवमानना में उठा सकता है, सिविल की अवमानना क्या है और फौजदारी अवमानना क्या है। डीप पेपर बनाए तो कुछ भी बना सकता है इसमें। फिर क्या हो सकता है? सेवा शर्तों मैंने बता दिया, सेवा शर्त में कम नहीं कर सकती संसद है, सिवाय किसके? वित्त आपातकाल के, मतलब वेतन इत्यादि में कमी केवल संसद तभी कर सकती है वित्त आपातकाल लगा होगा, इसके अलावा नहीं। कार्यकाल में मैंने बता दिया, कार्यकाल भी ऐसे जो है कमी नहीं हो सकती है, इसको पूरी हटाने की प्रक्रिया होगी, उसमें भी जांच समिति है। क्लियर? फिर ये नियुक्ति में तो पूरा कॉलेजियम सिस्टम है। और आपको संचित निधि कहाँ से होगी? भारत संचित निधि से इनको वेतन भत्ते कार्यालयी भत्ता सब मिलेगा। क्लियर? फिर बच्चे और मैंने क्या बताया है? बस यही बताया। और जो है कार्यकाल में एक और इंपॉर्टेंट, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। क्लियर? बढ़े आगे। बस आपकी अब लास्ट बची है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और फिनिश टॉपिक है ये। क्या है बचा है? सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। क्या बचा? समझ में आया कि नहीं? इसको मैंने लिखाया नहीं, समझा दिया है। क्लियर? कीवर्ड है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं, पर्यंत नहीं। दूसरा यहां पे कीवर्ड क्या था? जो है बहस हो सकती है सिवाय किसके? महाभियोग। सिवाय महाभियोग में तो वोटिंग होगा तो बहस तो होगी, महाभियोग। फिर सेवा शर्तों में पेंशन इत्यादि, पेंशन भत्ते इत्यादि संसद कम नहीं कर सकती, सिवाय किसके? सिवाय वित्त आपातकाल के। किसके? वित्त आपातकाल। ये सब पॉइंट्स दिमाग में रख सकते हो। क्लियर? नियुक्ति, इसमें क्या सिस्टम लगा है? कॉलेजियम व्यवस्था, और ये भारत संचित निधि। सब क्या निकलेगा? कहां से निकलेगा? भारत संचित निधि। सरकार ऐसे नहीं डिसाइड कर रही है। क्लियर? कहां से इनका पैसा आ रहा है? संसद डिसाइड करेगी, लेकिन कम नहीं। न्याय क्षेत्र में कमी नहीं कर सकती, संसद नहीं कर सकती। कौन नहीं कर सकती है? और भी पावर्स हैं, बताइए। स्वतंत्रता में और भी हैं। अच्छा, आप शक्तियों पे आ जाए। स्वतंत्रता मतलब भर की हो भी गई। क्लियर? अवमानना भी मैंने बता दी है। क्लियर? अब आइए अगली चीजों पे। हटा इसको। आप हर एक टॉपिक में डायग्राम जो बन रहे हैं उनको दिमाग में रखते चलिए। जब मेंस आपको लिखना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या क्या पॉइंट्स हैं? एक तो स्टार्टिंग है, फिर आपको एक याद रखना पड़ेगा, इनके कार्यकाल है, इनकी नियुक्ति है, अर्हताएं हैं, शपथ है। फिर सबसे मेन डायग्राम क्या है आपका? स्वतंत्रता है। फिर अगला डायग्राम कौन है? शक्तियां। कौन सा शक्तियां? देखिए, शक्तियों में आ जाइए। अभी हाई कोर्ट जब पढ़ाएंगे तो उसका डिस्कशन अलग करेंगे, ठीक है? ये अभी कल चल रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट। अब शक्तियां। सबसे पहले गोला खुश लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य। जो शक्तियां होती है उसी में तो कार्य करोगे। क्लियर? अब आइए, सबसे पहली क्या है? ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, या इसे कहते हैं मूल क्षेत्राधिकार, या दूसरा वर्ड क्या यूज होता है, मूल क्षेत्राधिकार। क्लियर, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल ओरिजिन ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। वैसे न्याय क्षेत्राधिकार होता है लेकिन हम लोग क्षेत्राधिकार भी कह रहे हैं। क्लियर। फिर आइए अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार मतलब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन हो गया। फिर जो है न्यायाधीश, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार मतलब रिट वाला, रिट पावर जो है क्या है, रिट पावर मिलती है। न्यायाधीश को क्या कहते हो, रिट, इसे क्या कहोगे, रिट। ये रिट पावर कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से, ठीक है। फिर आइए, हाँ मगर ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं, जो है सुप्रीम कोर्ट रिट किसके, जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है, ठीक है, वो बात कह रहे हैं। हाँ सुप्रीम कोर्ट में और शक्तियों में क्या हो सकता है, सलाहकारी शक्ति, कौन शक्ति, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार हो गया। फिर क्या कह सकते हो, सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बाद और भी क्या सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या कह सकते हो, सलाहकारी भी हो गया, और भी इनकी पावर्स हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे तो प्रारंभिक हो गया, फिर कौन सा तुमने देखा, अपीली हो गया, फिर कौन हो गया, न्यायाधीश हो गया, और कौन तुम्हारा है जो है सलाहकारी, फिर है अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का न्यायालय क्या है, अभिलेख का न्यायालय, ठीक, कौन सा न्यायालय हो गया, अभिलेख का न्यायालय। फिर क्या कर सकते हो, जो है इसी में एक लिख सकते हो, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद, के निर्वाचन संबंधी विवाद, विवाद का समाधान, विवाद का निर्णय, मतलब केवल किसको पावर है इससे संबंधित, सुप्रीम कोर्ट को। पावर्स तो और भी हैं लेकिन वो लिख नहीं सकती, मेन पावर में लिखी, फिर डायग्राम हौच पौच हो जाएगा। पावर्स जैसे और क्या है, सुप्रीम कोर्ट का इतनी पावर होती है कि उच्च न्यायालय में कोई लंबित मामला है उसको कहाँ भी लोग मंगवा सकता है निस्तारण करने के लिए अपने पास, या एक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामला पड़ा है उसको किसी दूसरे सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट में कोई लंबित मामला पड़ा है उसको दूसरे हाई कोर्ट में क्या कर देना, ट्रांसफर कर देना। ये किसके पास पावर्स है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ तक सीजीआई के पास मैंने भी बताई थी एक पावर है कि जो स्थान मतलब संविधान के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में, तो उसमें उसकी भूमिका बढ़ जाती है सीजीआई की कि उसको दिल्ली से कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है, उसमें किसकी भूमिका होती है, सीजीआई की। तो कुछ जगहों पर पावर्स क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही मिली हैं। क्लियर। हाँ अब आ जाइए, एक हिसाब से यहाँ पे शक्तियों में एक ये भी देख सकते हैं कि न्याय नियुक्ति संबंधित शक्ति भी डाल सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति में भी तो कोलिजियम सिस्टम किसके पास पावर है। अब आइए एक एक को निपटाते हैं जल्दी से, और सब में पेज जो क्या है उन पर ध्यान देते हैं। जो है मतलब पेज का मतलब जो इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे सतही जो पढ़ते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जो डीप पढ़ेंगे बिल्कुल अंदर से पढ़ेंगे वही कर पाएंगे। पहली बात, कुछ आर्टिकल लिखना चाहो लिख सकते हो। आर्टिकल ये किस में है, 129 में है। ये किस में आएगा, आर्टिकल 132, 133, 134 में। क्लियर। फिर हम लोग देख रहे हैं सलाहकारी में आर्टिकल 143 में, फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आर्टिकल 131 में, फिर न्यायाधीश वाला तो आर्टिकल 32 में, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति संबंधित विवाद आर्टिकल 71 में। क्लियर। तो अब आइए, तो हम लोगों ने आर्टिकल भी लिख लिया। अब जो देख रहे हैं एक एक को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार का आया था क्वेश्चन, में चेक कर नहीं पाए थे, ठीक है। ये आईएएस में भी क्वेश्चन आएगा, पीसीएस में तो आते ही हैं। तो हम लोग एक एक को देख रहे हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हम लोग उतनी चर्चा कर रहे हैं जितना जरूरी है एग्जाम के, जैसे यूपीएससी सामान्य अध्ययन कहता है इस पे नेट क्वालिफाई या जेआर नेट तो हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं पीएचडी इस पे करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, ठीक है। फिर पीएचडी में उसमें शोध हो सकता है बहुत चीज़ों में, या आप अपने आइडियाज बता सकते हो। क्लियर। तो हम लोग अभी यूपीएससी के दृष्टि देख रहे हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या क्या बातें हैं इसमें। आप कह सकते हो संघीय ढांचे की व्यवस्था में
विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट होता है एक संघीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? सीधी बात है, आप जो है कह सकते हो, तुम लोगों को बड़ी बातें कठिन लगती हैं, कोई कहने का सीधा मतलब है संघ के स्तर पर विभिन्न इकाइयों के बीच जब विवाद होता है, संघ के स्तर मतलब केंद्र स्तर पर जब विभिन्न इकाइयों के बीच क्या होता है, विवाद होता है, तो उस विवाद का निपटान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय के रूप में वहां पे कार्य करता है। किस न्यायालय के रूप में? वहां पे राज्य से, उसका पर्सनली राज्य से कोई मतलब इस समय नहीं है, पर्सनली राज्य से इंडिविजुअल मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन व्यक्तिगत राज्य से ही मतलब, अकेला नहीं है। क्लियर? तो ये कहने का मतलब संघीय व्यवस्था में क्या है, संघीय इकाइयों के बीच विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय के रूप में करता है। सुप्रीम कोर्ट किस न्यायालय के रूप में? संघीय न्यायालय के रूप में करता है, संघीय न्यायालय के रूप में करता है। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा कुछ आ जाए, ऐसे आ जाए, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघीय इकाइयों के बीच विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में करता है। इस प्रकार की लाइन जो लिखी हो, फिर इसका लिखा हो कि ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो लड़के केवल रटे बैठे हैं, आगे की चीजें पूछ क्या रहा है, ये स्टोरी पूछ रहा है, तो क्या लगाओगे? संघीय, क्या लगाओगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये कहेगा किस शक्ति से संबंधित है, वहां पे सामने इसके लिखा हो क्या? संघीय, ये इसके सामने क्या लिखा हो? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। बात क्या है? सही है, सीधी बात। सेंट्रल पे होगा, फेडरल सिस्टम मतलब केंद्र पे होगा, केंद्र के बीच क्या होगा? संघीय इकाइयां। संघीय इकाइयां किसको मानोगे? केंद्र और राज्य। समझ पाए? संघीय इकाइयां कौन है? केंद्र और राज्य, इनके बीच विवाद। और संघीय इकाइयों में केंद्र भी केवल हो सकता है उधर साइड में, इधर साइड में कौन हो सकता है? राज्य भी हो सकता है। क्लियर? हाँ, यह संघीय विवाद से संबंधित जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। ये बात आए क्वेश्चन तब भी क्या है लाइन सही है। अब किनके बीच विवाद होगा? जब जो है न्यायालय के रूप में कार्य करेगा जब क्या हो? जब विवाद किसके बीच हो? पहला विवाद, जब विवाद क्या हो? पहला केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्य, केंद्र एवं एक या एक से अधिक राज्य। ठीक है, फिर केंद्र एवं एक या अधिक राज्य, एक या एक से अधिक राज्य एक तरफ तथा एक या एक से अधिक राज्य दूसरी तरफ। हमारी बात समझे? मतलब केंद्र हो, उसके साथ एक राज्य हो या एक से अधिक राज्य हो एक तरफ, दूसरी तरफ क्या हो? एक राज्य हो या एक से, कोई भी कंडीशन इससे बना सकता है। मतलब कह दे केंद्र और कोई उसके साथ कोई राज्य तथा एक राज्य के बीच विवाद, तब भी बात क्या है? सही है। फिर लिखे केंद्र और उसके साथ कई सारे राज्य एवं दूसरी तरफ कई सारे राज्यों के बीच विवाद। मतलब दूसरी तरफ कई सारे राज्यों का ग्रुप है, इधर केंद्र के साथ क्या है? कई सारे राज्य इसके साथ भी हैं। क्लियर? तब भी बात। अब आ सकता है तीसरा, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये लिखोगे दिमाग में तो आपके अंदर से अपने आप स्किल होगी, लिखने की भी आएगी। हाँ, तो आपके ये हैं, यूटी की कहीं बात नहीं की गई, केंद्र शासित प्रदेश की बात कहीं की गई, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिएगा। हो गया क्लियर? मतलब केंद्र हो या उसके साथ एक राज्य या एक से अधिक राज्य, एक तरफ केंद्र हो प्लस उसके साथ एक राज्य भी हो सकता है, एक से अधिक भी राज्य हो सकते हैं। दूसरी तरफ क्या हो सकता है? एक राज्य या एक से अधिक राज्य, और कुछ ना केंद्र ना हो, दो से अधिक राज्यों के बीच का भी क्या हो सकता है? विवाद। इसमें खासकर जैसे पूर्व जो संधियां की गई हैं राज्यों के बीच या पूर्व समझौते किए गए हैं, उनसे संबंधित विवाद हो सकता है।
जो वित्त आयोग के खर्चे से संबंधित क्या हो सकता है, इस प्रकार के विवाद हो सकते हैं। पहले अंतरराज्यीय जल विवाद भी इसके अंतर्गत आता था, अंतरराज्यीय जल विवाद। लेकिन हुआ क्या, लिखना चाहो इसको अलग से लिख लेगा, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 द्वारा या ने एससी के न्याय क्षेत्र को जल, नदी घाटी के विवाद या के नियंत्रण एवं वितरण संबंधी न्याय क्षेत्र को जल, नदी घाटी व नियंत्रण वितरण संबंधी शक्ति या संबंधी विवाद के समाधान को समाप्त कर दिया, के संबंधी शक्ति को समाप्त किया। ठीक है, कहने का मतलब ये है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 जो आया उसके अंतर्गत क्या कर दिया गया, जो ये वाला सुप्रीम कोर्ट के मूल न्याय क्षेत्र था उसको क्या कर दिया गया, को जल, नदी घाटी के नियंत्रण वितरण संबंधी शक्ति को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये मूल न्याय क्षेत्र में आता था, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या आता था, विभिन्न नदियों के बीच का जल बंटवारा करना, नदी घाटियों संबंधित कोई विवाद है। अब इस प्रकार के विवाद किसके अंतर्गत नहीं आएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना है, कोई बच्चा बताएगा किस एक्ट में है, किस वो है आर्टिकल में है, 262 में इसकी बात की गई है। अब इसके लिए अलग अधिनियम है और इसके लिए ट्रिब्यूनल भी अलग बना है। क्लियर, बात समझ पाए। कहने का मतलब अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम याद रखिएगा, उसके द्वारा मूल जो है क्षेत्राधिकार से किसको अलग कर दिया गया, जल संबंधी विवाद को अलग कर दिया गया। जल संबंधी विवाद अब जो है मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। क्लियर, बात खत्म करें। चलिए अब आ जाइए, कौन सा, अब बढ़े, ये कौन सा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आया था, अब कौन सा अधिकार आएगा, हाँ जो है अपीली वाला है। देखिए अपील क्या है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपील न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा अपीली न्यायालय है। अपीली न्यायालय का मतलब अपेलेट जो है जुरिस्डिक्शन है। इसमें क्या है, अपील का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए उच्चतम न्यायालय के खिलाफ, जो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में क्या हो सकती है, सुनवाई हो सकती है। मतलब किसी के डिसीजन के खिलाफ क्या हो सकता है, उसमें सुनवाई होगी। क्लियर, लेकिन ऐसा भी है, सारे मामले ऐसे नहीं होते हैं जिनके खिलाफ जो है सुनवाई कहाँ हो जाए, उच्चतम न्यायालय। लेकिन ये दिमाग में बात रखनी पड़ेगी, इस लाइन को लिखना चाहो, उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहाँ सुनवाई हो सकती है, उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एससी में सुनवाई देखो, सुनवाई लिख लेगा, सुनवाई हो सकती। अब देखो अपीली क्षेत्राधिकार में क्या है, क्या होता है, संवैधानिक जो है संविधान संबंधी संवैधानिक अपीली क्षेत्राधिकार या संवैधानिक अपील, एक होता है क्या संवैधानिक अपील संबंधी, क्लियर। फिर दूसरा क्या है, दीवानी संबंधी अपील, ये दीवानी संबंधी अपील जो होगी। और तीसरा कौन है, फौजदारी संबंधी अपील और विशेष अनुमति संबंधी। ये वर्ड लिख लीजिएगा, पूछ सकता है कि 4 प्रकार की अपील की व्यवस्था की गई है, तो कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार की। गलत है लाइन, कितने प्रकार की गई है,
4। कौन कौन? संवैधानिक अपील संबंधी है, दूसरा कौन है? दीवानी संबंधी जो अपील है, तीसरा कौन है? फौजदारी संबंधी अपील है, फिर एक चौथा कौन है? विशेष अनुमति संबंधी अपील है। तो ये अपील भी दिमाग में रखेगा, 4 अपील की व्यवस्था की गई है। बढ़िया आगे अब आ जाइए, किस पे हम लोग आ रहे हैं? जैसे इसमें तो बताया गया है किसी प्रकार की अपील की बात आ रही है, लेकिन इसमें जो है मेन किसकी है? दीवानी संबंधी अपील है। किसमें? और मतलब उच्चतम न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दीवानी संबंधी जो मामला है वो वहां जाएगा। अच्छा, कुछ मामलों में उच्च न्यायालय खुद ही सर्वोच्च न्यायालय को ट्रांसफर करता है, कहता है ये जो है हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है, या क्या कीजिए, इसके निर्णय की सुनवाई आप कीजिए, ठीक है। या उच्च न्यायालय व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो किसको ट्रांसफर कर सकता है? उच्चतम न्यायालय को, वो संवैधानिक में आ जाएगा। हाँ, अब जो है कौन सा है, ये किससे संबंधित है? आपराधिक। तो ये देख लीजिएगा कि बहुत पेपर डी पे बन रहा, तो अपीली क्षेत्राधिकार कॉमा लगा लगा कह दें ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हैं। यही 4 नाम दे तो ठीक है, संवैधानिक है, दीवानी है, और कौन है? फौजदारी है, और विशेष अनुमति, तो ठीक है। चलिए, अब ये भी हो गया। अब आइए कौन है? अभिलेख न्यायालय। कौन सा बच्चे? अभिलेख न्यायालय में 2 पॉइंट यहीं पे लिखोगे। अभिलेख न्यायालय हो गया, क्या है? पहला, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एवं कार्यवाहियों को क्या कहता है? एक सर्वकालिक अभिलेख के रूप में रखा जाता है। क्या इसके रूप में? सर्वकालिक अभिलेख के रूप में, अभिलेखी साक्ष्य के रूप में, अभिलेखी साक्ष्य के रूप में रखा जाता है, ठीक है। किसी भी न्यायालय द्वारा इस पर क्या नहीं किया सकती है? बहस या प्रश्न नहीं उठा सकता है, लेकिन विधिक संदर्भों में इसका प्रयोग किया सकता है। मतलब कोई हाई कोर्ट है, विधिक संदर्भ का मतलब कोई हाई कोर्ट को जरूरत पड़ रही है उसके डिसीजन की, तो उसके डिसीजन के आधार को मानते हुए वो अपना डिसीजन क्या कर सकता है, या उस डिसीजन से बहुत कुछ क्या ले सकता है, जानकारी ले सकता है उस विषय में। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, जो कार्यवाही होगी, निर्णय होगी, उसे किसी भी न्यायालय में नहीं क्या नहीं कह सकता है, प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, ठीक है। कोई भी मामला चल रहा हो, मान लिया उसका कुछ ऐसा मैटर आ गया है वहां का, तो आप उस निर्णय को गलत साबित कर दो, अपने निर्णय को सही साबित कर, ये नहीं है। ये बात है कहने का मतलब। क्लियर? इतना है कि उसके जो किसी भी मामले पर प्रश्न नहीं उठा सकते हो, कौन? हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय। तो ये किसमें आ रहा है? और विधिक संदर्भों में इसके जो निर्णय है, कार्रवाई, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर तुम लोगों दिमाग के पेज उड़ने लगे, बस थोड़ा बचा है, बस। क्लियर? हाँ, बस थोड़ा बचा है। अब आइए, लेकिन अवमानना, जो अवमानना है वो भी किसमें आता है? जो मैंने अभी अवमानना बताई थी कि किसी भी निर्णय के विरुद्ध जो है आप आलोचना इसके नहीं जा नहीं सकते हो, आलोचना नहीं कर सकते हो, तो अवमानना जो है, न्यायालय की अवमानना भी किसमें आता है? अभिलेख न्यायालय में। किसमें आएगा? अभिलेख न्यायालय। याद रखिएगा, न्यायालय की जो अवमानना है किसमें आता है? अभिलेख न्यायालय में। अब आ जाइए, ये भी हो गया, अपीली न्यायालय भी हो गया, प्रारंभिक क्षेत्र। अब कौन बच रहा है बताइए? ये लिखना चाहिए, लिख लेगा। क्या बताया था इसमें लिखना चाहिए, लिखिए। क्या है मेन? मूल अधिकारों की रक्षा, मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर। गारंटर, मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर है। ये जो है कौन सी रिट जारी करेगा? जो है सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हेबियस कार्पस। फिर कौन जारी करता है? जो है प्रतिषेध, फिर उत्प्रेषण, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, और ये उत्प्रेषण सर्सियोरेरी। फिर बच्चे कौन जारी करेगा? परमादेश, कोई भी सीक्वेंस से कोई हो सकता है। फिर अधिकार प्रक्षा। कौन है? अधिकार प्रक्षा। तो ये इसकी देख लीजिएगा रिट भी कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण बच्चे कौन है? सर्सियोरेरी। प्रतिषेध क्या है? प्रोहिबिशन, और अधिकार प्रक्षा क्या है? कोई वारंटो, और जो आपका कौन है? और परमादेश मेंडामस। ये हैं आपके
और वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। तो ये दिमाग में रखिएगा, मैंने बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब किसी को गलत तरीके से क्या किया जाता है, अंदर कर दिया जाता है, तो न्यायालय में जो है उसके खिलाफ क्या हो जाता है, वो जो है क्या कर सकता है, न्यायालय 24 घंटे के अंदर उसको अपने समक्ष प्रस्तुत कराएगा, और वो जब पाएगा कि गलत तरीके से वो क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो उसको वहां से क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में। और आपका कौन था, आपका ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा था, फिर कभी टॉपिक आएगा प्रतिषेध। जब कोई भी लंबित जो कोई भी मामला ऐसा होता है जो अधीनस्थ न्यायालय जो है क्या नहीं कर रहा है, उसके न्याय क्षेत्र में नहीं आता है, फिर भी उस पर क्या कर रहा है, कार्यवाही कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या उससे ऊपर उच्च न्यायालय क्या करेगा, उच्च न्यायालय उसकी कार्यवाही को वहीं का वहीं रोक देता है। फिर उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण वापस मतलब उत्प्रेषण, उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन वापस हो रहा है, मतलब जहां उत लगता है वहां वापसी का मतलब इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है कोई चीज। तो उत्प्रेषण मतलब कोई भी जो है न्याय क्षेत्र में ऐसा कोई मामला आता है जो कि उस अधीनस्थ न्यायालय के न्याय क्षेत्र से क्या है, बाहर है, तो उस मामले को क्या करता है, जो उच्च न्यायालय होता है उससे ऊपर उससे क्या कर लेगा, तो ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर लेगा, उच्च न्यायालय के ऐसे मामले को जो उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आ रहा है और उच्च न्यायालय उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस मामले को कौन अपने पास मंगवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने बताई थी पावर वो। फिर कौन सा आपका आ रहा है, परमादेश। ये किसी को, जो कोई व्यक्ति या संस्था जो है क्या नहीं कर रही, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रही है, तो उसको परम आदेश देके क्या कर सकती है, कि सही कर्तव्यों को कह सकती है। ठीक है, फिर आइए जो है कौन है, अधिकार परीक्षा। कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लाभ उस पद पर लाभ के उस पद पर बैठ गया है जिस पद के योग्य वो नहीं है, तो अधिकार परीक्षा द्वारा उससे पूछा सकता है कि किस अधिकार से आप इस पद पर क्या कार्य कर रहे हैं। यदि गलत पाया जाता है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। सिंपल, मैंने बता दिया, ये भी क्लियर, हर एक चीज आपको बताई गई है। अब आ जाइए, एक सलाहकारी क्षेत्राधिकार बचता है, और तो सारे हो गए कि नहीं, कौन, हाँ इसमें तो वही है मैटर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो है अंतिम निर्णय, अंतिम फैसला किसका माना जाएगा, हमने पूरा सेंटेंस ही लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाइए किस पे, सलाहकारी पे बढ़े। अभी तक तुम लोग सलाहकारी को भी बहुत संक्षेप में देखे होंगे, लेकिन उतने संक्षेप से अब क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। यदि बनता है तो आपकी भाग्य अच्छी सरल बन रहा आप आ रहे हैं, लेकिन मेंस में फंस जाएंगे, तो इससे बढ़िया पूरी जानकारी ले लें। ठीक है, बस खत्म होने वाला क्लास है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट कोई छोटा टॉपिक नहीं है, पढ़ाने को तो हम आधा घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन उसके आधा घंटे से आपको मतलब क्या, अब आप जो है दहाड़ोगे कि सुप्रीम कोर्ट हमने क्या किया है, पढ़ा है, वरना क्वेश्चन आएगा डर पहले से बैठ गया तुम्हारे अंदर। हाँ, अब आइए क्या मैटर है, सलाहकारी क्षेत्राधिकार में हम लोग क्या देखते हैं, सलाह कौन किससे मांगेगा, कौन किससे सलाह मांगता है, पापा मम्मी सलाह मांगते हैं, तुम मित्रों सलाह मांगते हो, ठीक है, किससे सलाह मांगते हो, कि स्वयं ही बहुत बड़े सलाहकार अपने में ही खुद में हो। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कोई बड़ा कार्य करे किसी सलाह ना ले, कोई ना कोई उसके पीछे सलाहकार जरूर होता है, या कोई राजनीति में कोई बहुत ऊंचा उठाओ, या कोई जो है बहुत बड़ा अधिकारी बना, सलाह जरूर कहीं ना कहीं उसने ली होगी, जीवन में कभी ली होगी। और सलाह ही व्यक्ति को क्या कर सकती है, बहुत ऊपर उठा सकती है, बहुत, ठीक है, सलाह की इंपॉर्टेंस बहुत होती है। देख रहे हो सलाह में कितने जज केस आ गए थे, सलाह थक गए पढ़ते पढ़ते, विशेष बहुमत भी एक सलाह हो गई थी। अच्छा, सलाह में क्या होता है, जो है कौन आपका राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से निम्न मामलों में सलाह ले सकता है, जैसे पहला मामला कौन है, सार्वजनिक महत्व के मामलों संबंधी विवाद पर प्रश्न उठने पर, मतलब सार्वजनिक महत्व के जो मामले होंगे उसमें कोई डिस्प्यूट हो रहा होगा, और डिस्प्यूट के लिए क्या कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो वो क्वेश्चन किससे पूछ सकता है, किससे पूछ सकता है। अब इस सलाह को सुप्रीम कोर्ट देने या न देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, समझना ध्यान से। वो ऐसे पढ़ते प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें लगाते हैं बाध्यकारी नहीं है ये, लेकिन इसमें क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है
और नहीं भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आ जाए किस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में यदि विवाद संबंधी प्रश्न उठने पर वो बाध्यकारी नहीं है, दे भी सकता है। लेकिन जो अन्य मामला है जैसे पूर्व संधि समझौता ठीक है, इत्यादि मामलों पर है, ठीक है। इत्यादि मामलों पर क्या है, इत्यादि मामलों पर क्या होगा, इस वाले में कौन सलाह देने के लिए बाध्यकारी है, जो है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पे हम सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब सीजीआई है, उसमें है कौन है, हेड सीजीआई है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है, सीजीआई भी ब्रैकेट लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या है, देने के लिए बाध्यकारी या अनिवार्य रूप से क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है, अनिवार्य रूप से सलाह देगा। ऐसा कोई मामला है, कोई संधि समझौता, कोई संवैधानिक मैटर ऐसा है तो क्या है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या है, अनिवार्य रूप से सलाह देगा। यदि नहीं देता है तो बाध्यकारी हो, संवैधानिक नहीं हो रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो ये आपका ये भी हो गया। अब बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं इसको, इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स क्या रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके से हम लोगों का कौन सा टॉपिक खत्म हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, मैं एक चीज और पूछा स्वतंत्रता में, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश यदि सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह किसी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य कर सकता है, गलत। ये भी स्वतंत्रता में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह किसी भी न्यायालय में क्या नहीं कर सकता है, कार्य नहीं कर सकता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं लाइन लिख लेगा, कोई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा सुप्रीम कोर्ट हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब जो आप मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तो आपको पता होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है, पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रताएं क्या हैं, पता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हिस्टोरिकल जानकारी क्या है। तो तभी तो आप कंटेंट जब पता होगा तभी तो आप आंसर राइटिंग में कुछ बनाएंगे, मेन बॉडी या ऊपर का जो है भूमिका या उसका कंक्लूजन तभी लिखेंगे जब आपको क्या पता होगा उस टॉपिक के अंदर की जानकारी। अब प्रीलिम्स में कोई भी चीज़ कैसी भी घुमा के पूछी जा रही है ये नहीं कह सकते हो, या डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। इस दृष्टि से हम लोग का टॉपिक कवर हुआ। इस पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। इस पर 100 से 150 क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में, प्लस यूपीपीएससी की परीक्षाओं में, वो सारे करने के बाद और इस पर 2-3 क्वेश्चन मेंस के भी लगा लेंगे तो पूरा टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट। धन्यवाद बच्चों।